हाय बच्चा पार्टी होनहार विद्वानों, कैसे, क्या हाल चाल? बढ़िया चला है दोस्त। ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स अपन ने कर लिया है दोस्त। ठीक है, सेकंड टॉपिक पे अपन मूव करें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। वेक्टर्स एंड 3D भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो अपन पहले कर रहे हैं। तो वेक्टर्स एंड 3D है ना, वेक्टर एंड 3D ये मतलब एक ही टॉपिक है। आप ऐसे फील करो कि ये एक ही टॉपिक है। जो 3D में आप अप्लाई करते हो ना फ्रेंड, उसकी जो अक्ल है, जो सोचने वाली चीज है, जो कॉन्सेप्ट है कहना चाहिए, वो वेक्टर्स से आता है। 3D में कुछ भी मचाना है, कोई भी क्वेश्चन फोड़ना है माय डियर फ्रेंड, तो उसके लिए वेक्टर्स स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वेक्टर्स आपने नहीं पढ़ा है तो 3D में सिर्फ रटने के अलावा आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो वेक्टर्स पे जितना बढ़िया कॉन्सेप्ट करेंगे ना, वही कॉन्सेप्ट होगा तगड़ा, तो नहीं होगा कोई लफड़ा। तो कॉन्सेप्ट जितना तगड़ा होगा वेक्टर्स के केस में, उतना बढ़िया वेक्टर्स इन 3D दोनों के दोनों टॉपिक्स अपने हो जाएंगे। तो अगर अपन जेई मेंस की बात करें, जेई मेंस की बात करें माय फ्रेंड, तो जेई मेंस में मिनिमम 4 प्रॉब्लम्स तो आप मान के चलो। वेक्टर्स एंड 3D दोनों मिलाकर के लगभग 4 प्रॉब्लम्स आ ही जाते हैं। कभी कभार बहुत रेयर केस में 3 प्रॉब्लम्स होते हैं, तो कभी 5 प्रॉब्लम्स तक भी देखे गए हैं, राइट। तो वेक्टर्स एंड 3D ऑन एवरेज 4 प्रॉब्लम्स 16 मार्क्स जेई मेंस लेके चलते हैं। और अगर मैं जेई एडवांस्ड की बात करूं, तो जेई एडवांस्ड में भी माय डियर फ्रेंड कम से कम 4 से 5 प्रॉब्लम्स इससे बनते हैं, राइट। तो कोई भी पैटर्न हो, जेई एडवांस्ड अपने पैटर्न को चेंज करता रहता है। करंट पैटर्न के हिसाब से भी अगर 18 19 17 18 19 जो भी क्वेश्चंस वो पूछते हैं, 17 18 19 जो भी पेपर 1 पेपर 2 में, मात्र 17 18 क्वेश्चन में भी वेक्टर्स एंड 3D अपने 2 क्वेश्चंस की जगह बनाने में सफल रहता है, राइट। सो ठीक है, वेक्टर्स एंड 3D इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और अपन मचाने वाले हैं माय डियर फ्रेंड। तो वेक्टर्स इन 3D में जो मेन इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स है फॉर जेई मेन की अगर मैं बात करूं, तो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर या एंगल की बात कर सकते हैं। यहां पे प्रोजेक्शन हो या माय डियर फ्रेंड एंगल हो, है ना। एंगल की बात करें तो ये जो बेस्ड है ना माय डियर फ्रेंड, ये डॉट पर बेस्ड है। डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, कोप्लानर वेक्टर्स बोलिए या लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स बोलिए, राइट। या फिर कोलिनियर वेक्टर्स भी लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं। तो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, कोप्लानर वेक्टर्स, ये जो कोलिनियर वेक्टर्स या नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, यहां पर भी खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो कोप्लानर वेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, तो कोप्लानरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स, कोप्लानरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स या कोप्लानरिटी ऑफ 2 लाइंस, तीनों जगह पर प्रॉब्लम्स बनते हुए देखे गए हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स, कम से कम एक क्वेश्चन यहां से कोप्लानरिटी ऑफ वेक्टर्स या एंगल बिटवीन द वेक्टर्स या एंगल बिटवीन द लाइंस से देखा गया है, राइट। और उसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 इक्वल लाइंस, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन। और ये 3D में अपन भी कर सकते हैं। 3D और वेक्टर्स दोनों में, दोनों के दोनों फॉर्मेट को अपन एक साथ लेकर के चलेंगे माय डियर फ्रेंड। तो आप ये मान के चलो कि वेक्टर्स एंड 3D दोनों टॉपिक्स में आज स्टार्ट कर रहा हूं। लगभग 4 टर्न में अपन इस टॉपिक को खत्म कर रहे होंगे 4 लेक्चर्स में। और इन 4 लेक्चर्स में आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा और सॉल्व करने की एबिलिटी आपके अंदर पैदा करूंगा। क्योंकि मैथ्स अपने को सिर्फ पढ़ना नहीं दोस्तों, सीख के फोड़ना है, राइट। तो मैथ अपने को एसटीपी वीटीपी ये हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इसका कुछ रोल अपने जीवन में, है ना, अपने जेई के जीवन में जो वेक्टर्स है उसमें कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो एसटीपी और वीटीपी पर बेस्ड होते हैं, जिनको यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाते हैं। हालांकि ये जेई मेन के सिलेबस में नहीं है, फिर भी अपन इसको थोड़ा सा कर लेंगे, जिससे कि क्वेश्चंस को अपन शॉर्ट मेथड्स से जल्दी फास्टर अप्रोचेस अपन निकाल पाए। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं आपको मान के चल रहा हूं भाई साहब कि आपको कुछ नहीं आता है। सबसे बढ़िया बात तो ये है ना दोस्त, ठीक है, मैंने मान लिया है आपके फेवर में, है ना। सब बोल सर बच्चे खुश हो रहे हैं, बहुत बच्चे खुश हो रहे हैं कि सर क्या माना है आपने, गजब माना है कि हमको कुछ नहीं आता है, राइट। तो नहीं, सही है ना यार। एक्चुअली अपन ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है। देख रहे हो ना यार, जीरो वेक्टर भी पढ़ा रहा हूं, देख रहे हो, यूनिट वेक्टर पढ़ा रहा हूं, पोजीशन वेक्टर, वेक्टर्स, है ना। पोजीशन वेक्टर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, रेक्टेंगुलर सिस्टम एंड मॉड्यूलस, राइट। तो अपन ठीक है जल्दी डिस्कस करेंगे, क्योंकि समय वेस्ट ना करते हुए हर चीज को बेसिक
से डिस्कस करते हुए, खूब सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए, फोड़ते हुए, मचाते हुए वेक्टर्स एंड 3D में अपने को 16 मार्क्स एकदम कंफर्म पक्का करना है, ये कसम खाते हैं माय डियर फ्रेंड। तो कसम खाते हैं, एक एक मिनट, एक एक सेकंड लेक्चर का बहुत ईमानदारी के साथ देखेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मेथड्स को सीखेंगे, पॉज करके क्वेश्चंस को फिर दोबारा सॉल्व करेंगे, राइट। एक बार मुझे सॉल्व करते हुए देखिए, फिर सारे के सारे क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी पेन में, नोटबुक और पेन लेकर के खुद से सॉल्व करिए, क्योंकि मैथ्स माय डियर फ्रेंड्स सुनने से नहीं आती है, करने से आती है। तो मैथ्स आपको करना बेहद जरूरी। तो जीरो वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो सब जानते हैं इट इज डिनोटेड बाय जीरो, है ना, और वेक्टर। तो इसको भाई देखो क्या बोलते हैं, ठीक है, दिस इज कोलिनियर विथ एवरी वेक्टर, है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दिस इज कोलिनियर विथ एवरी वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का, अगर किसी भी वेक्टर का मॉड्यूलस जीरो है तो उसको जीरो वेक्टर कहा जाता है। इफ mod इक्वल टू जीरो देन ए वेक्टर इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, राइट। तो इसको अपन, ठीक है, जीरो वेक्टर बोलते हैं। जीरो वेक्टर का खासियत है माय डियर फ्रेंड, ये सारे वेक्टर्स के कोलिनियर होता है। तो अगर कोई बोलता है कि भाई कोई एक वेक्टर है जो टू वेक्टर्स के कोलिनियर है, टू डिफरेंट वेक्टर्स के कोलिनियर है, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज जीरो वेक्टर, राइट। तो जीरो वेक्टर इज कोलिनियर विथ एवरी वेक्टर, राइट। तो और अगर यूनिट वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी वेक्टर को उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर दीजिए, राइट। किसी वेक्टर को उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर दीजिए तो वो यूनिट वेक्टर होता है, और ये ए कैप से डिनोट होता है, राइट। ए कैप से डिनोट होता है। और यहां पर आपको पता है भाई मॉड ऑफ ए कैप जो होता है वो इक्वल्स टू 1 होता है। एक्चुअली यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन देता है। यूनिट वेक्टर क्या देता है माय डियर फ्रेंड, डायरेक्शन देता है। और यूनिट वेक्टर के लिए एक और चीज आप बोल सकते हो कि भाई अगर कोई भी वेक्टर, है ना, कोई भी वेक्टर अगर अपने को ए गिवन है तो उसके अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर आपको डिफाइन करना, मान लेते हैं यूनिट लेंथ का, 1 यूनिट लेंथ का एक वेक्टर कट कर लो इन द सेम डायरेक्शन, तो उसी को ए कैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है माय डियर फ्रेंड, ए कैप, उसका यूनिट वेक्टर कहा जाता है। और मजे की बात यह है कि भाई यूनिट वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो 1 है, और अगर इस वेक्टर के एंगल्स विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस अल्फा, बीटा एंड गामा है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा को डीसीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है माय डियर फ्रेंड, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ उस दैट वेक्टर कहा जाता है। तो आप ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि डीसीज और डीआरस में भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं एक कहना चाहता हूं कि किसी भी वेक्टर, अगर ए वेक्टर अपने को गिवन है तो से, ठीक है, ए आई कैप प्लस बीजे कैप प्लस सी के कैप, तो वहां पर माय डियर फ्रेंड ये जो एबीसी है, दीज आर कॉल्ड डीआरस ऑफ वेक्टर ए। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, डीआरस ऑफ वेक्टर ए, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, दिस इज व्हाट, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ डीआरस। तो अपन, ठीक है, डीआरस और डीसीज जो करेंगे डीआरस और डीसीज जो है ना, डीसीज एंड डीआरस, ये जो पॉइंट है ना माय डियर फ्रेंड, वहीं पर मैं वेक्टर और यूनिट वेक्टर से कनेक्ट कर रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। और ये एक्चुअली 3D का फंडा है। किसका फंडा है माय डियर फ्रेंड, 3D का। लेकिन अपन कर किस में रहे हैं, वेक्टर में। तो मैं आपको बोल देता हूं भाई 3D में जो डीआरस है, राइट, वो वेक्टर में कंपोनेंट्स ऑफ एनी वेक्टर, समझिएगा ध्यान से माय डियर फ्रेंड, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप वेक्टर और 3D को ऐसे मिक्स कर दो, वेक्टर और 3D को ऐसे ज्वाइंटली अंडरस्टैंड करो कि कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस है, 3D के फॉर्म में पूछे तो आप वेक्टर से कर पाओ, वेक्टर फॉर्म में पूछे तो 3D से कर पाओ। जिस भी फॉर्म में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो उस फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना आपको आ जाए माय डियर फ्रेंड्स। क्या क्लियर है? तो राइट, तो अपन ये कहते हैं भाई 3D में डीआरस का मतलब है कि डीआरस मतलब कोई भी एबीसी अगर डीआरस है तो भाई इसका मतलब है कंपोनेंट्स ऑफ एनी वेक्टर। तो इस डीआरस के करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर आप क्रिएट कर सकते हो, ए आई कैप प्लस बीजे कैप प्लस सी के कैप। क्या ये क्लियर है माय डियर फ्रेंड? फर्स्ट पॉइंट, बस 2 ही पॉइंट बताऊंगा, सिर्फ 2 पॉइंट्स, क्लियर। और यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई डीसीज जो होते हैं 3D में, जो डीसीज होते हैं, अगर मैं उनको बोल दूं कि भाई कॉस अल्फा
कॉस बीटा कॉस गामा, जहां पर क्या होता है माय डियर फ्रेंड, अल्फा बीटा एंड गामा आर एंगल्स ऑफ एनी वेक्टर विथ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा ये डीसीज है, राइट माय डियर फ्रेंड। तो डीसीज के लिए क्या फॉर्मूला आता है भाई, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1, where alpha beta and gamma are angles of, है ना, angles of x factor बोल देता हूं, x factor with coordinate axis, right, with coordinate axis। तो ये भाई ध्यान रखना, इसमें कहीं कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है माय डियर फ्रेंड, जिनको अपन यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। क्योंकि डीसी और डीआर सब पब्लिक समझ ही नहीं पाती यार कि डीसीज क्या होते हैं, डीआरस क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है, उनका वेक्टर से कनेक्शन क्या होता है, वेक्टर्स में जो यूनिट वेक्टर है वो डीसीज से कैसे कनेक्टेड है, कोई भी वेक्टर डीआरस से कैसे कनेक्टेड है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल रहे हैं यहां पर, राइट। तो अपन अगर बात करें तो यहां पर कंपोनेंट ऑफ, यहां पर डीसीज आ गया माय डियर फ्रेंड। तो डीसीज से आप क्या बनाओगे, एक्स कैप, क्या बनाओगे, एक्स का यूनिट वेक्टर, क्या बनाओगे दोस्त, एक्स का यूनिट वेक्टर। तो वो क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। और आपको पता है ना यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस 1 होता है, और मॉड्यूलस क्या होता है माय डियर फ्रेंड, मॉड्यूलस क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मॉड्यूलस क्या होता है, तो अगर यहां पर मॉड्यूलस की बात की जाए, जैसे पोजीशन वेक्टर, वेक्टर रेक्टेंगुलर सिस्टम एंड मॉड्यूलस, तो किसी भी वेक्टर का अगर मान लीजिए ये ए वेक्टर है, तो इसका मॉड्यूलस अगर अपने को डिफाइन करना है तो क्या होगा माय डियर फ्रेंड, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। भाई अपन क्या करते हैं, जो भी एक्स वाई जेड अपने पास है, आई कैप जे कैप और के कैप के कंपोनेंट्स है, आई कैप जे कैप और के कैप के साथ जो स्केलर्स लिखे हुए, राइट, और जो कंपोनेंट्स है, राइट, ए बी सी, उनके स्क्वायर्स का सम मॉड्यूलस कहलाता है, राइट। तो मॉड्यूलस ऑफ एनी वेक्टर अपन निकाल सकते हैं। तो यहां पर भी वही बात कह रहा हूं दोस्त, है ना, समझिए दोनों को कनेक्शन आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये डीसीज, कोई बोलेगा आपको आज के बाद कि डीसीज क्या होते हैं, तो आप बोलोगे यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स। डीसीज क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स। तो अपन यहां पर लिख देते हैं कि भाई कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर, है ना, डीसीज क्या होते हैं, वेक्टर में कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, और वेक्टर डीआरस क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर पैरेलल टू एक्स वेक्टर। अगर एक्स लिया है तो इसका मतलब डीआरस जो होते हैं माय डियर फ्रेंड वो यूनिक नहीं होते हैं, है ना, डीसीज यूनिक होते हैं। तो डीसीज माय डियर फ्रेंड कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं। यूनिक क्यों होते हैं, क्योंकि किसी भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर अगर अपने को दिया है माय डियर फ्रेंड, उसके अलोंग अगर मैं आपसे बोलूं इसके पैरेलल एक वेक्टर बताओ जिसका मॉड्यूलस कुछ भी है, कुछ भी, लाइक 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 100 है, 500 है, 1 लाख है, तो आप बहुत सारे वेक्टर्स क्रिएट कर सकते हो। तो वो सारे वेक्टर्स, इसके पैरेलल कोई भी वेक्टर जिसका मॉड्यूलस कुछ भी हो, उसके कंपोनेंट्स डीआरस कहलाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करो, तो यूनिट वेक्टर का मतलब आपने लेंथ फिक्स कर दी, उसकी लेंथ फिक्स कर दी 1, तो ये जो वेक्टर अब क्रिएट होगा, ये जो वेक्टर क्रिएट होगा ए कैप, ये एक यूनिट वेक्टर तो होगा ही, और यूनिक वेक्टर भी होगा। कैसा होगा भाई डियर फ्रेंड, यूनिक, मतलब इसकी कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, राइट। इसलिए डीआरस जो होते हैं वो यूनिक नहीं होते हैं, है ना, यूनिक नहीं होते हैं। तो डीआरस की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है ना, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, जबकि डीसीज की एक ही पॉसिबिलिटी है, यूनिक वेक्टर्स होते हैं। क्या ये क्लियर है माय डियर फ्रेंड? तो डीसीज एंड डीआरस आज के बाद लाइफ में कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में आएंगे तो डरना नहीं है, राइट, डरना नहीं है, जस्ट फील करना है कि यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स और किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स। तो अगर डीआरस दिया है तो एक वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं, राइट, जिसके कंपोनेंट्स एबीसी होंगे। डीसीज अगर दिया है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कई बार इनको एलएमएन भी लिखते हैं ना, एल प्लस एम स्क्वायर
प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां पर एक वेक्टर क्रिएट कर दो कि भाई एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप विच इज नथिंग बट ओनली एक्स कैप, एक्स वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ओ माय गॉड, ये क्या बोला है मैंने, राइट। सो आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन। ओके, तो भाई देखो जीरो वेक्टर समझ आ गया, यूनिट वेक्टर समझ आ गया। यूनिट वेक्टर के बारे में अपने को यह भी समझ आ गया कि भाई यूनिट वेक्टर्स आर नथिंग बट द कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स आर नथिंग बट वेक्टर्स मेड बाय डायरेक्शन कोसाइंस, राइट। तो ये अपने को समझ आ गया भाई। अब देखो पोजीशन वेक्टर एक बहुत बड़ा, पता है प्रॉब्लम क्या है, कई सारे बच्चों को पोजीशन वेक्टर और वेक्टर में डिफरेंस नहीं पता होता है। पर हालांकि आपको पता है, मैं समझ रहा हूं आपको पता है, लेकिन कई सारे बच्चों को नहीं पता होता है। बता देते हैं 1 मिनट में, राइट। तो पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो कोई भी रेक्टेंगुलर सिस्टम है, अपन 2D ले लेते हैं ना, थोड़ी देर के लिए अपन 2D ले लेते हैं। तो 2D में मान लेते हैं भाई, ठीक है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। तो A और B पॉइंट्स को जब आप ओरिजिन से ज्वाइन करते हो, ओरिजिन मान लेते हैं भाई, ये रेफरेंस पॉइंट है ओरिजिन, तो ये जो OB वेक्टर है ना, ये जो OB वेक्टर है माय डियर फ्रेंड, इट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ B पॉइंट, राइट। और OA को ज्वाइन कर देता हूं भाई साहब, कर देता हूं यार, कोई बात नहीं है ना, थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेकर के समझ लेते हैं। तो OA वेक्टर जो है दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ A पॉइंट, राइट। तो ये जो ओरिजिन पॉइंट से जब आप पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो जो रेज अपने पास आते हैं उनको पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट कहा जाता है, राइट। अब लेकिन भाई साहब अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि मैं AB को ज्वाइन कर दूं और अगर मैं वेक्टर का डायरेक्शन B की तरफ ले लूं तो इस वेक्टर को AB वेक्टर कहा जाता है। तो अभी ये जो AB वेक्टर है माय डियर फ्रेंड, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ B पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A पॉइंट, राइट। जो अपने पास हेड और टेल का फंडा होता है, तो ये टेल है भाई साहब, ठीक है, ये हेड है। तो एक्चुअली AB जो है, AB है ना, ये जो B है, B को हेड और इसको टेल बोल सकते हैं, तो हेड माइनस टेल करते हैं। AB जो होता है ना माय डियर फ्रेंड, AB, तो AB जो है ना, जो बाद में आता है ना AB, तो मतलब B माइनस A, तो क्या होगा माय डियर फ्रेंड, B माइनस A, तो OB माइनस OA क्या आ जाएगा भाई साहब, OB माइनस OA। अगर मैं इसकी इस वेक्टर की लेंथ है, इस वेक्टर को अगर डिफाइन कर दूं थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं भाई इस वेक्टर को मैं डिफाइन कर देता हूं B वेक्टर, OB को, और इसको डिफाइन कर देता हूं A वेक्टर। तो आप पोजीशन वेक्टर को क्या लिख सकते हो माय डियर फ्रेंड, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। सो ठीक है, दिस इज डिफरेंस बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेक्टर। वेक्टर इज अ लाइन सेगमेंट व्हाइल पोजीशन वेक्टर इज अ पॉइंट। भाई ये लाइन सेगमेंट है। AB वेक्टर जो आपने क्रिएट किया है ना भाई, ये तो AB इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ मॉड B माइनस A। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई AB वेक्टर का लेंथ क्या है, तो आप बोलोगे मॉड ऑफ B माइनस A, है ना। B में से A को माइनस किया, उसका जो मॉड्यूलस है माय डियर फ्रेंड, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट्स कैसे होते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स होते हैं। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स को ही वेक्टर कहा जाता है माय डियर फ्रेंड, राइट। तो यहां पर ठीक है, देखो जी, पोजीशन वेक्टर हो गया, वेक्टर हो गया। रेक्टेंगुलर सिस्टम मैंने आपको बता दिया भाई कि कोई भी वेक्टर, जैसे मान लीजिए अगर रेक्टेंगुलर सिस्टम की बात करें तो आपको पता है ना भाई, ठीक है, 3D में ठीक है 3 एक्सेस होते हैं, है ना माय डियर फ्रेंड, ठीक है। ये 3D है, इसको अपन x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, और ये ओरिजिन है ना। तो अगर कोई भी पॉइंट आपको चाहिए, मान लीजिए x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट चाहिए एट a लेंथ, तो वो डिफाइंड होगा a,0,0, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर मैं यहां पर पॉइंट कोई डिफाइन करूं एट b डिस्टेंस, तो होगा 0,b,0, राइट। और ये जो z है ना भाई साहब, ये आउट ऑफ द प्लेन है, ऐसा कुछ होगा। एक्चुअली वो ड्रॉ नहीं कर सकते अपन 2D प्लेन पर, बट इट इज लाइक दिस ओनली, x एक्सिस, y एक्सिस, और ये रेक्टेंगुलर सिस्टम है। तो x के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लेते हैं दैट इज i कैप, y के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लेते हैं दैट इज j कैप, और z के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लेते हैं दैट इज k कैप। तो i कैप, j कैप और k कैप मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर डायरेक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं और इनका मॉड्यूलस 1 होता है। तो i कैप x एक्सिस की डायरेक्शन को एक्सप्लेन करता है, बनाता है, बताता है, whatever you can want to say, you can say। तो ये जो y वेक्टर, y जो है दैट इज डिफाइंड और दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ j कैप। तो j कैप इसकी डायरेक्शन को बताता है, ऐसे ही z एक्सिस जो है उसको k कैप उसकी डायरेक्शन को बताता है, राइट। तो और तीनों के तीनों जो है ना ये परपेंडिकुलर है, तो मतलब i कैप डॉट j कैप बोलिए वो इक्वल टू 0 होगा, j कैप डॉट k कैप बोलिए वो भी इक्वल टू 0 होगा,
के कैप डॉट आई कैप बोलेंगे तो वो भी इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट्स जो होते हैं माय डियर फ्रेंड, डॉट परपेंडिकुलर वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट 0 होते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट 0 होते हैं, राइट। तो ये रेक्टेंगुलर सिस्टम है। अगर मैं z एक्सिस पर कोई पॉइंट लेना चाहूं, राइट, c डिस्टेंस पर, तो आएगा 0, 0, c। सो ठीक है, हियर वी आर समथिंग फीलिंग अबाउट आवर रेक्टेंगुलर सिस्टम, राइट। तो और अपने को रेक्टेंगुलर सिस्टम के अलावा किसी पे जाने की जरूरत नहीं है फिलहाल, अभी अपन रेक्टेंगुलर की बात करें, राइट। तो यहां पर देखो, अब अगर इसी को इंक्लाइंड कर देगा तो फिर वो आई कैप नहीं रहेगा, फिर कोई ए कैप होगा, फिर यहां पर ये जे कैप नहीं रहेगा, फिर कोई बी कैप होगा, और फिर ए कैप और बी कैप के बीच में क्या एंगल है वो कौन बताएगा? आपका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट से फिर उसके एंगल, उसके प्रोजेक्शंस वगैरह सब निकालेंगे अपन, वो आगे करेंगे, राइट। सो ठीक है, अभी रेक्टेंगुलर सिस्टम में मेरे ख्याल से इतना बहुत है, और अपन ठीक है आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूलस अपन ने कर ही लिया है कि भाई किसी भी वेक्टर का मॉड अगर अपने को डिफाइन करना है तो उसको अपन इस तरह से डिफाइन करते हैं, राइट। तो ये अपन यहां पर देखिए एक क्वेश्चन रखा हुआ है, एक क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, तो जो क्वेश्चंस है ना, जो क्वेश्चन उनको कई सारे, कुछ क्वेश्चंस को मैंने बीच में ले लिया है। सो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 पे मत जाओ, ऐसे अपन ने कुछ क्वेश्चंस है जैसे 20-30 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको वेक्टर्स में, तो वो क्वेश्चंस में से 6 नंबर का क्वेश्चन मैंने यहां उठा लिया है, बिकॉज इट इज टोटली बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। तो आपको ना बड़ा आसान सा, मतलब आपको बड़ा मजा आएगा कि इतना बढ़िया क्वेश्चन अपन कितने आसानी से फोड़ रहे हैं, राइट। तो अपन ने रेक्टेंगुलर सिस्टम समझ ही लिया है ना, तो देखते हैं यार। लेट अ वेक्टर अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप बी ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग। भाई साहब मैं बता रहा हूं ना, जैसे ही रोटेशन आता है ना, आधे से ज्यादा जनता तो हाथ जोड़ के निकल लेती है, जबकि क्वेश्चन बहुत बहुत आसान होता है, फिर भी पब्लिक को समझ नहीं आता है या पब्लिक नहीं करना चाहती है, पब्लिक हाथ जोड़ के निकल लेती है। तो अपन करेंगे भाई, अपन एज लेंगे यहां पर, है ना। अपन करेंगे, अपन मतलब आप लोग, अपन मतलब आप लोग, तो आप लोग करोगे इसको, बोलो जी यस सर, है ना। तो करना है, मचाना है, राइट। तो ये देखो जी क्या बोल रहा है, बाय रोटेटिंग द वेक्टर √3 आई कैप प्लस जे कैप, 2D की बात कर रहा है, XY प्लेन की बात कर रहा है, राइट, बाय एन एंगल 45 डिग्री। तो XY प्लेन की बात कर रहा है, Z है नहीं अपने पास, थर्ड एक्सिस है नहीं, तो आसान हो गया क्वेश्चन। बाय एन एंगल 45 डिग्री अबाउट द ओरिजिन काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ओके ओके, एरिया की बात कर रहा है, नो प्रॉब्लम, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आसान सा एकदम दे दिया है। तो इसका ये जो पॉइंट है ना माय डियर फ्रेंड, दिस इज व्हाट √3, 0 पॉइंट है ना, बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह फील करो। तो ये आपका XY प्लेन आ रहा होगा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये X मतलब ये Y, यहां पर होगा आपका आई कैप वाला कंपोनेंट यहां आएगा, जे कैप वाला कंपोनेंट यहां आएगा, अगर नेगेटिव होगा तो नीचे जाएगा, राइट। तो यहां पर देखो √3 और 1, तो अपन अगर कोई वेक्टर बनाते हैं तो √3 डायरेक्शन इधर लेना पड़ेगा, राइट, और 1 डायरेक्शन इधर लेना पड़ेगा। तो यहां पर कई बार पॉइंट आ रहा होगा, ये पॉइंट है एक्चुअली, ये एक तरीके से बाय रोटेटिंग द वेक्टर, तो √3 आई कैप प्लस जे कैप, तो इस वेक्टर को अपन बना लेते हैं, यहां पर ये मान लेते हैं ओरिजिन पॉइंट है, से ठीक है, दिस इज योर पॉइंट ए मान लेता हूं, थोड़ी देर के लिए इसको ए पॉइंट मान लेता हूं और इसको ज्वाइन कर देता हूं। तो अब अपन ये कह सकते हैं भाई साहब कि अगर ये पॉइंट जो है, ए जो पॉइंट है, दैट इज √3, 1 है एक्चुअली, क्या 0 कहां से लिखते भाई, √3, 1 पॉइंट है, √3 भाई, √3 है ना, और यहाँ पे 1 है ना, देखते रहो भाई, मचाना है तो गलती नहीं करना है। √3, 1 है, तो √3 तो इधर हो गया, 1 इधर हो गया, तो भाई ठीक है, ये देखना है ना, डिस्टेंस देखना भाई, डिस्टेंस अपन को एक बार चेक करना है। तो ये डिस्टेंस कितनी है भाई, √3, ये डिस्टेंस कितनी है 1, है ना, ये डिस्टेंस y एक्सिस के अराउंड कितनी है 1, और ये डिस्टेंस कितनी है √3। तो अब आपको पता है, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं, तो tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3 हो रहा है भाई। y एक्सिस का लॉन्ग कितना है 1, x एक्सिस का लॉन्ग कितना है √3, तो x एक्सिस का लॉन्ग √3 1, तो ये जो थीटा है ना माय फ्रेंड, दैट इज कमिंग 30 डिग्री। अब क्या बोल रहा है, कितना रोटेट करना चाहता है 45 डिग्री से, तो रोटेट कर देता हूं यार, 45 डिग्री से जब रोटेट करोगे तो ये लगभग कुछ 75 डिग्री पे ये रे पहुंच जाएगा। अब इसका जो OA का लेंथ है, मॉड ऑफ OA अगर मैं बोलूं तो दैट इज नथिंग बट 2, कर सकते हो ना, √3 स्क्वायर 3 + 1, ठीक है, √4, 4 का मतलब 2। तो इसकी जो लेंथ है ना माय डियर फ्रेंड, दैट इज 2, इसकी लेंथ 2 है और एंगल 30 डिग्री है, एंगल 30 डिग्री है, लेंथ 2 है। तो अब अपने को क्या करना है, लेंथ तो 2 ही रखना है, लेंथ तो 2 ही रखना है, एंगल 75 हो जाएगा। तो एंगल ये जो है ना 45 डिग्री से आपने और रोटेट कर दिया, राइट। तो अब ये जो A' पॉइंट हो गया, कौन सा पॉइंट हो गया, A', तो A' पॉइंट हो गया। तो अभी देखो ना, मॉड ऑफ
ओ ए डैश दिस इज इक्वल्स टू 2 ओनली, बट एंगल जो है वो 75 डिग्री। तो अपन क्या कर सकते हैं, जो ए डैश पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं निकालूं तो वो 2 cos 75 डिग्री कॉमा 2 sin 75 डिग्री होगा कि नहीं, बोलो भाई। ये डिस्टेंस है 2, अरे यार ध्यान से समझना भाई, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से फोड़ रहा हूं। ये डिस्टेंस 2 है, तो इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, 2 cos 75, और ये डिस्टेंस कितना होगा, 2 sin 75। तो ये 2 cos 75 इंटू आई कैप प्लस 2 sin 75 इंटू जे कैप, ये वेक्टर मैं लिख सकता हूं, राइट। लेकिन वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, अपने को क्या चाहिए, वो क्या बोल रहा है ये समझते हैं पहले, कि बाय एन एंगल 45 डिग्री अबाउट द ओरिजिन इन काउंटर क्लॉकवाइज ही अपन ने घुमाया, क्लॉकवाइज ये होता है भाई साहब, एंटी क्लॉकवाइज ये होता है। डायरेक्शन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग अल्फा कॉमा बीटा बी रोटेटेड। इसका मतलब ये आपका अल्फा बीटा है, दिस इज व्हाट योर अल्फा बीटा, राइट। ये ए डैश जो है ना, यही अल्फा बीटा है, राइट। ये अल्फा बीटा अपने को दिया हुआ है 0 कॉमा बीटा, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट, ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये नथिंग इज, दिस इज बीटा ये है। तो इसका मतलब आपसे कौन सा ट्रायंगल बनवा रहा है भाई, ये ट्रायंगल बनवा रहा है। ये जो ट्रायंगल है ना माय डियर फ्रेंड, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये पॉइंट दिया है 0 कॉमा बीटा, ये ए डैश अपने को दे रखा है अल्फा कॉमा बीटा, और ये पॉइंट है ओरिजिन। तो क्या बोल रहा है बेटे कि अल्फा बीटा, 0 बीटा एंड 0 0, 3 पॉइंट्स से जो ट्रायंगल बन रहा है उसको अपन को चेक कर रहा है, कर लेते हैं भाई। तो ये हाफ बेस इंटू हाइट लगा दो, सिंपल है। तो भाई एरिया जो है, अरे सॉल्व तो बाद में करेंगे ना भाई, पहले तो सब पूरा देख लेते हैं चाहिए क्या, फिर अपन इसको देखेंगे cos 75 क्या होता है, sin 75 क्या होता है, वो सब बाद में करेंगे। बीच में मत सॉल्व करो अभी, है ना, अभी सॉल्व करने का जरूरत नहीं, पहले लिख के देखते हैं कि व्हाट इज एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी अगर मैं डिफाइन करूं तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है माय डियर फ्रेंड, बेस इज एक्स कोऑर्डिनेट इज व्हाट, अल्फा इज व्हाट 2 cos 75। क्या बात है। और हाइट इज व्हाट, बीटा इज व्हाट 2 sin 75। क्या बात है भाई साहब, मजा आ रहा है ना। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, बिल्कुल अक्कल लग रही है ना, बिल्कुल कैलकुलेशन वर्क नहीं है, कैलकुलेशंस नहीं है, मतलब लेंदी नहीं है प्रॉब्लम, बहुत अक्कल लगा करके बड़े अच्छे से ज्योमेट्री से। ये तो मैंने आपको समझाया है ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है। अगर मुझे खुद करना होता या आपको खुद करना होता तो इतना टाइम नहीं लगता। आप खट से ये ड्रॉ करते 30 डिग्री, खट से घुमाते 75 डिग्री, 2 cos 75 इसका वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, 2 sin 75 होता है वाई कोऑर्डिनेट, ये होता बेस, ये होता हाइट, खट से एरिया में रखते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, 2 कैंसिल हो जाता है, 2 sin थीटा cos थीटा बन रहा है, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, sin 150 डिग्री और sin 150 डिग्री ये sin 30 डिग्री के बराबर होता है, हाफ आपका आंसर आएगा। हाफ कहां पर है भाई, फर्स्ट पे है, इट इज योर आंसर। क्लियर ना भाई। तो ये बड़े जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक्स है, और भाई साहब एजी सर के साथ रहोगे ना तो पक्का बचाओगे, राइट। तो बचाना है तो भाई, है ना, मचाना ही है, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो डीसीज एंड डीआर से मैंने डिस्कस कर लिया भाई साहब, डीसीज एंड डीआर से मैंने 2 पॉइंट डिस्कस किए। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से समझिएगा और समझ करके इनको वेक्टर्स और 3D में यूज करिएगा, है ना, जिससे कि अपन को बढ़िया लगे। अब देखो जी नेक्स्ट बेटी, लॉ ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, मॉड ऑफ a प्लस बी एंड मॉड ऑफ a माइनस बी। खूब प्रॉब्लम्स आते हैं, खूब। मॉड ऑफ a प्लस बी, मॉड ऑफ a माइनस बी सिंपल फॉर्मूले होते हैं, इस पे काफी सारे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं जेई मेन में। ट्रायंगल इनइक्वालिटी और ट्रायंगल लॉ सब समझते हैं ना, तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं भाई, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। लॉ ऑफ ट्रायंगल, तो लॉ ऑफ ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है भाई, अगर कोई भी दो वेक्टर्स, चलो राइट एंगल नहीं बनाओ, अच्छा जी बोल रहे हैं सर राइट एंगल मत बनाओ, चलो जी ठीक है, सिंपल ट्रायंगल बना लूं, सिंपल ट्रायंगल बना लो, तो जैसी मर्जी बच्चों की। तो एबीसी, राइट, एबीसी अपन ने ले लिया भाई। अब एबीसी लेने के बाद आपको क्या बोलता है यार, कि अगर दो वेक्टर्स दो साइड्स के अलोंग एक्ट कर रहे हैं, इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग अलोंग टू साइड्स, देन थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट टू देयर सम। क्या बात है, क्लियर। और इसी में अगर अपन डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस की अगर बात करना है तो क्या करो भाई, बी को घुमा दो, बी को घुमा दो सेम लेंथ पे, एक ए का जो रिफ्लेक्शन है, एक ए का रिफ्लेक्शन अपन लेके आ जाते हैं भाई साहब ए डैश,
और सेम लेंथ पे, तो ये जो वेक्टर है दिस इज नाउ नथिंग बट माइनस बी वेक्टर। और अगर अपन इसको ज्वाइन कर दे तो ये जो वेक्टर अपने पास आता है बाय द सेम रूल क्या है कि इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग अलोंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, अगर दो वेक्टर्स दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल के अलोंग एक्ट करते हैं तो तीसरा साइड जो है दैट रिप्रेजेंट्स टू द सम ऑफ दोज टू वेक्टर्स। तो तीसरा साइड जो होगा a प्लस बी वो उन दोनों वेक्टर्स के सम के बराबर होगा। क्लियर? तो यहां पर देखो जी, एक दूसरा ट्रायंगल बना है बी सी ए डैश। तो ये a है, ये माइनस बी है, दो वेक्टर्स दो साइड्स के अलोंग है, एक a है एक माइनस बी है। तो तीसरा साइड जो बी ए डैश होगा वो उनके सम को रिप्रेजेंट करेगा। और सम क्या है? a प्लस माइनस बी, a प्लस माइनस बी दैट इज a माइनस बी। तो इसका मतलब भाई आप ध्यान रखो कि जो ए बी है वो एक्चुअली a प्लस बी जो है वो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल है। तो अपन ने पढ़ रखा है ना, बचपन में पढ़ा होगा, फोर्थ फिफ्थ में पढ़ा होगा कि भाई थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल is always less or equals to sum of two sides of a triangle। पढ़ा है कि नहीं? बोलो। मैं पढ़ रखा है, सभी ने पढ़ रखा है। एंड दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं इसको मेरे फ्रेंड? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोला जाता है। और आपने बचपन में पढ़ा होगा, 7th 8th में आई थिंक ज्योमेट्री में आता है कि दो साइड्स का सम, ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो आप ये ध्यान रखो, तीसरी साइड या तो मॉड ऑफ ए प्लस बी है या मॉड ऑफ ए माइनस बी है। और मॉड ए क्या है? फर्स्ट साइड। मॉड बी क्या है? सेकंड साइड। तो यहां से अपन आराम से इसको, ये जो बी है अपने को, इसको अपन सेकंड साइड मान सकते हैं, है ना। तो इसी में आप ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई मॉड ऑफ ए माइनस बी, दिस इज ऑल्सो थर्ड साइड, इज लेस देन और इक्वल्स टू मॉड ए प्लस मॉड बी। इट ऑल्सो कैन रिटन एज, तो ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, है ना। ऐसे ही सेकेंड एक और ट्रायंगल इनइक्वालिटी आती है जिसमें ए और बी दो पार्ट्स आप कर सकते हो। क्या बोलते हैं भाई? डिफरेंस में भी एक आते हैं ना कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन थर्ड साइड। इनका यूज होता है भाई। देखो पब्लिक क्या करती है, मैं सच बता रहा हूं, पब्लिक की अगर मैं बात करूं ना तो पब्लिक बेतहाशा मतलब बेवकूफी करती है। क्या करेगी? मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी ऐसे खोल देती है, या मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस। अरे भैया ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। मॉड ऑफ ए प्लस बी इन जनरल 99% केसेस में मॉड ए प्लस मॉड बी से छोटा होता है, बराबर नहीं होता है। और पब्लिक उसको बराबर लिख देती है। अगर आप इसको बराबर लिख दोगे तो भाई लफड़ा होगा। आईआईटी जेई में तो कम से कम लफड़ा होगा, क्योंकि आपको पता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो भाई ऐसे मत लिख देना। क्लियर? भाई इसको नहीं लिखते हैं। और ये तो सही है, मॉड ऑफ ए इंटू बी अगर कहीं लिखा है, ए डॉट बी, तो ये जो होगा ये भी, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी, है ना। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इसमें भी कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा का फंडा आता है। तो ये प्रॉपर्टीज डायरेक्ट मत यूज करना, जो बता रहा हूं वही यूज करना, राइट। अब अपन अगर कोई बोले जिद पे अड़ जाए कि नहीं सर इक्वल कब होगी इक्वल, तो ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इक्वल कब होगी, अगर आप बिल्कुल पीछे पड़ जाते हो भैया इक्वल कब होगी, जब ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। कोलिनियर और पैरेलल एक ही बात होती है ना। तो जब ए ये लगा हुआ है और इसी के आगे बी लगा हुआ है, तो जब आप ए प्लस मॉड ऑफ ए प्लस बी करोगे तो वो मॉड ए प्लस मॉड बी हो जाएगा। क्लियर? और अगर ये ए लगा है, इसी के अपोजिट डायरेक्शन में बी लगा है, तो ये मॉड ऑफ ए माइनस बी जो होगा वो मॉड ए माइनस मॉड बी के बराबर हो जाएगा। समझ आ रहा है ना भाई? तो इसका मतलब समझो। अब देखो डिफरेंस इसी में, अब देखो थर्ड साइड का जो अपन ने क्या बोला, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू थर्ड साइड। तो जो थर्ड साइड है ना माय फ्रेंड, थर्ड साइड ए प्लस बी बोलो इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ टू साइड्स। यहां पर क्या था? लेसर था, वहां पर क्या है? ग्रेटर है। सिमिलरली मॉड ऑफ ए माइनस बी इज लेसर और इक्वल्स टू मॉड ए माइनस मॉड बी। तो इसलिए अगर ये कहीं पर भी जरूरत पड़ती है तो लगा देना है, राइट। अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या बोलता है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी सिंपल है कि अगर कहीं पर, है ना, अगर कहीं पर ये एक पैरेललोग्राम गिवन है, राइट, तो इसमें क्या बोलते हैं भाई, अगर मान लेते दोस्त, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, कि अगर a वेक्टर इज एक्टिंग अलोंग वन साइड एंड b वेक्टर इज एक्टिंग अलोंग अनदर साइड, तो इसका जो डायगोनल होगा माय फ्रेंड वो a प्लस बी होगा। इसका जो डायगोनल होगा वो a प्लस बी होगा। तो से ठीक है, दिस इज ABCD पैरेललोग्राम, राइट। तो इसमें जो AC रिप्रेजेंट करेगा दैट इज a प्लस बी,
और अगर मैं आपसे बोलूं भाई कि दूसरा जो वेक्टर है, अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूं, एक सेकंड डायगोनल भी है कि भाई फर्स्ट डायगोनल तो a प्लस बी हो गया। क्या हम समझ पा रहे हैं हमारे फ्रेंड? तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम सेज mod of a plus b, है ना, a plus b is acting along मेन डायगोनल, है ना, मेन डायगोनल बोल सकते हैं, एक्टिंग along डायगोनल, है ना, डायगोनल फ्रॉम सेम वर्टेक्स या थ्रू सेम वर्टेक्स, है ना, सेम वर्टेक्स। जिस वर्टेक्स से आपने ए बी स्टार्ट किया है उसी वर्टेक्स से जो जाता है डायगोनल वो a प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा ना, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बोलता है, राइट। तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या है भाई? एक दूसरा डायगोनल भी तो है ना यार, उसकी भी तो बात कर ले। तो दूसरा डायगोनल क्या होगा? अब देखो, इसको थोड़ी देर के लिए ओरिजिन मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए ओरिजिन मान लो, और ये a है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो a है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिख सकते हो? a। और इसका पोजीशन, अगर इसको ओरिजिन मान लो तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिख सकते हो? b। तो अगर इसका पोजीशन वेक्टर a है और इसका पोजीशन वेक्टर b है, तो इस वेक्टर को मैं a माइनस बी लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो, लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो, लिख सकता हूं। क्लियर? तो इसका मतलब जो सेकंड डायगोनल है, सेकंड डायगोनल, तो यहां पर जो फर्स्ट डायगोनल था AC इक्वल्स टू आया था a प्लस बी, राइट। और जो सेकंड डायगोनल है DB जो सेकंड डायगोनल है, दैट इज नथिंग बट a वेक्टर माइनस बी वेक्टर। डायरेक्शन का ध्यान रखना यार, क्योंकि देखो वेक्टर्स का ना डायरेक्शन का ध्यान रखना। D से चल के B तक जाने वाला, B का पोजीशन वेक्टर पहले आएगा, D का पोजीशन वेक्टर बाद में आएगा, तो a माइनस बी, दैट इज परफेक्ट, राइट, इट्स अ परफेक्ट। क्लियर? तो अपन यहां पर बोल सकते हैं कि भाई देखो, मेरा काम है पढ़ाना, मेरा काम है भाई पढ़ाना, सिखाना, बताना, सब कुछ आपको सिखा के जाऊंगा। और मैं सिर्फ और सिर्फ काम ऐसे ही कर रहा हूं जैसे कि कोई प्रॉब्लम अपन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो अपना जो एप्लीकेशन पार्ट है ना, वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर एप्लीकेशन पार्ट स्ट्रांग नहीं है, मैं थ्योरेटिकली डिस्कस नहीं कर रहा हूं भाई साहब, मैं थ्योरेटिकली डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं डिस्कस ही ऐसे कर रहा हूं कि प्रॉब्लम जैसे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में मेरा इंटरेस्ट डेफिनेशन पे नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है कि अगर पैरेललोग्राम आप देखो तो उसको जबरदस्त तरीके से प्रॉब्लम में यूज कर पाओ कि भैया पहला डायगोनल ये है, दूसरा डायगोनल ये है, इसको ओरिजिन मान करके इसको पोजीशन वेक्टर मान सकते हैं, इसको ओरिजिन मान करके इसको पोजीशन वेक्टर मान सकते हैं, इसको ओरिजिन मान करके इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो a प्लस बी आ जाएगा, तो इसका पोजीशन वेक्टर a प्लस बी आ जाएगा। तो अपन पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में भी पैरेललोग्राम को यूज करके प्रॉब्लम्स को फोड़ सकते हैं। इज इट क्लियर? राइट। इसी तरह से मैं समझा रहा हूं माय फ्रेंड, इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि भाई आपको जैसे प्रॉब्लम, अब देखो a प्लस बी, मेरा लॉ ऑफ ट्रायंगल में a प्लस बी पे भी खत्म कर सकता था, नहीं, लेकिन मैंने a प्लस बी किया, फिर आपको a माइनस बी की भी फील कराई कि भाई उसको उल्टा घुमा दो तो a माइनस बी बनेगा। फिर a माइनस बी और a प्लस बी पे भी नहीं रुका मैंने ट्रायंगल इनइक्वालिटी बनाई। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में फर्स्ट स्टेटमेंट भी लिख सकता था, नहीं, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट भी लिखा, क्योंकि आपको फील होनी चाहिए कि जो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल है वो मॉड ऑफ a प्लस बी है या फिर मॉड ऑफ a माइनस बी है, जहां पर मॉड a मॉड बी दूसरी दो साइड से, राइट। तो ये ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स के लिए मॉड ए मॉड बी दो साइड्स हैं और मॉड ए प्लस बी मॉड ए माइनस बी थर्ड साइड है। तो इन दोनों में ही ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज हो सकता है। अब नेक्स्ट पे दीज आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी एंड मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूले हैं, इनको अपन लिख लेते हैं भाई साहब। तो ये फॉर्मूले बड़े आसानी से समझे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट भाई, ठीक है, नेक्स्ट थिंग, मॉड ऑफ ए प्लस बी अगर फॉर्मूला लिखना है तो दिस होल स्क्वायर करके लिख सकते हो या रूट भी लगा सकते हो। तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी भी लिखते हैं, है ना, ए डॉट बी लिखिए, या इसी को ऐसे लिख सकते हो, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, है ना, थीटा इज एंगल, ऐसे डिनोट करते हैं एंगल बिटवीन को, ठीक है। तो थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, राइट। तो अपन यहां पे मॉड ऑफ ए, सिंपल, यहां पर अगर माइनस साइन लगाओगे, अगर यहां पर अपन माइनस साइन लगाते हैं, अगर माइनस साइन यहां पर लगाओगे तो सिर्फ यहां पर माइनस साइन आएगा,
तो प्लस और माइनस दोनों के फॉर्मूले अपन याद रख सकते हैं आसानी से। और थीटा कैसा होता है भाई साहब, ये थीटा है, ये ए एंगल है, ये ए है और ये बी है। अगर आप समझना थीटा कैसा होता है भाई, अगर मैं बोलूं भाई इसको फर्दर एक्सटेंड करना पड़ेगा, डायरेक्शन के साथ एंगल आता है, तो ये एंगल थीटा कहलाएगा। तो ये ए वेक्टर जा रहा था और ये बी वेक्टर जा रहा था, इसको मत थीटा ले लेना दादा, राइट, इसको मत थीटा ले लेना, इसको थीटा पब्लिक लेती है, ज्यादातर बच्चे क्या इसको थीटा ले लेते हैं, भाई इसको थीटा मत ले लेना। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इस ए वेक्टर को आगे बढ़ा के जो ए की डायरेक्शन है उसके साथ बी का एंगल लेना पड़ता है थीटा। अगर यहीं पर ए वेक्टर ये होता, राइट, और ये बी वेक्टर होता, तो उस केस में इस एंगल को थीटा कहा जाता है। ध्यान रखना भाई, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मेरा पूरा का पूरा इंटरेस्ट, पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। जितना अच्छे से आप पढ़ोगे, जितना अच्छे से चीजों को समझोगे, और ये मैंने कितने सारे बच्चों को ये मिस्टेक्स करते देखा है भाई, ये मेरा एक्सपीरियंस है। इतने सारे बच्चों से रूबरू होने के बाद मेरे को पता है कि आप लोग थीटा पे भी गलती करते हैं। बोले सर हम लोग गलती कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी, आप जहां पर नहीं सोचोगे ना हम वहां भी कर सकते हैं। तो भाई उन गलतियों से बचना है और फोड़ना है ना, राइट। अपने को फोकस बहुत रखना है। जेई की तैयारी का मतलब, मैं सच बता रहा हूं, बिल्कुल मैं सच्ची बात बोल रहा हूं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आपको ना बहुत सावधान रहना है, बहुत सावधान रह करके बहुत अच्छे से काम करना है। सो माय फ्रेंड, मुझे लगता है जबरदस्त तरीके से काम किया अपन ने और आपको समझ पक्का आया होगा, सब कुछ समझ आएगा। अब देखो इस पे बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। लेट ए एंड बी बी टू यूनिट वेक्टर्स। ए और बी कैसे वेक्टर्स दिए हमारे फ्रेंड, यूनिट वेक्टर्स दिए। कैसे वेक्टर्स दिए, यूनिट वेक्टर्स दिए। तो ए और बी अगर यूनिट वेक्टर्स है तो इसमें देखो मैक्सिमम वैल्यू। अब मैं सच बता रहा हूं यार, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू जब पूछता है ना तो पब्लिक मतलब काफी घबरा जाती है यार कि पता नहीं मैक्सिमम मिनिमम लगेगा, कि हर चीज में मैक्सिमम मिनिमम नहीं लगता है यार। सॉल्व किया करो, है ना, दम से। इसीलिए कह रहा हूं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, करत करत अभ्यास, राइट। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और मैथ्स में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब सीखोगे। तो सॉल्व करना है इसको, है ना, सॉल्व करना। मैं तो सॉल्व करके दिखा रहा हूं, दोबारा से खुद से भी सॉल्व करना है, राइट। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर को इतना खतरनाक एक्सप्रेशन रखा हुआ है, लेकिन क्या हमें मॉड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है? क्या हमें इसका फॉर्मूला पता है? क्या इसका फॉर्मूला पता है? पता है ना भाई, पता है, ठीक है। तो अपन को अगर फॉर्मूला पता है तो अपन लगा देते हैं यार। मॉड ए थोड़ा मन की आंखों से देख लो, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, तो इसका मतलब यहां से जो न्यूमरेटर है उसमें अपने पास बच रहा होगा भाई मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा और प्लस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां से 4 टाइम्स मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, जहां पर वो थीटा जो है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है, ठीक बात है। और यहां पे देखो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और 2 टाइम्स यहां पे माइनस, तो माइनस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आएगा भाई 2 टाइम्स मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, 2 टाइम्स मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, ऐसे कुछ आ रहा होगा, राइट। अब अपने को पता है मॉड ए मॉड बी 1 है, मॉड ए कितना है 1 और मॉड बी कितना है 1, यूनिट वेक्टर्स है। तो इसका मतलब भाई अगर जब सॉल्व करोगे तो देखो ये 2 इंटू 1 प्लस 1 2 आएगा, 2 इंटू 2 4 4 4 कैंसिल हो गया, ये भी 1 ये भी 1, तो सिंपल कॉस थीटा सिंपल कॉस थीटा आ गया। और कॉस थीटा का मैक्सिमम क्या होता है 1, तो आपको पता है कॉस थीटा बिलोंग्स टू -1 to 1, तो 1 इज योर परफेक्ट आंसर। ये PYQ है, जितने भी क्वेश्चंस हैं सब PYQs है ना। जेई मेन में 2021 2022 और 2023 में आए हुए क्वेश्चंस, और वो भी डिफिकल्ट कैटेगरी है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस है। देख रहे हो ना यार, ये देखने के पहले डिफिकल्टी लगता है, सॉल्व करने के पहले जब सॉल्व होता है तब लगता है कितना लप्पू प्रॉब्लम है। तो 1 इज योर परफेक्ट आंसर, 1 इज योर परफेक्ट आंसर, राइट। सो ठीक है, नेक्स्ट पे अपन मूव करते हैं। कोलिनियरिटी ऑफ 2 वेक्टर्स एंड बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल। यहां पर भी खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कोलिनियरिटी ऑफ 2 वेक्टर्स में ध्यान रखो कि कोई भी 2 वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर कहा जाता है अगर एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है। इफ ए इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, वेयर लैम्डा इज नॉट, हालांकि 0 भी ले लोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहां पर मान के चल रहा हूं कि भाई ए एंड बी आर 2 नॉन जीरो वेक्टर्स, है ना, ये मैंने मान लिया है, राइट। नॉन जीरो वेक्टर्स है ना, ये मान ले। तो ए इक्वल टू लैम्डा बी, तो इसका लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0। अदरवाइज देखो लैम्डा इक्वल टू 0 अगर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है 0 वेक्टर इज कोलिनियर विथ ईच एंड एवरी वेक्टर। 0 वेक्टर तो सबके कोलिनियर होता है। तो अगर मान लो लैम्डा 0 हो जाएगा तो ए इक्वल टू 0 वेक्टर हो जाएगा, तो 0 वेक्टर भी बी के कोलिनियर होगा। लेकिन अपन नॉन जीरो वेक्टर लेके चल रहे हैं, इंटरेस्टिंग केस लेके चल रहे हैं। 0 के लिए क्या करना है, वो तो कोलिनियर होता ही है, राइट। तो अपन 2 वेक्टर्स हैं
और अगर इनमें से एक को दूसरे का स्केलर मल्टीपल लिखा जाता है, एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, तो उस केस में वो कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। बस इतना सा ध्यान रखो, एक लाइन ध्यान रखो, है ना। और दूसरी बात, अगर दो वेक्टर्स दिए हैं, ये भी ध्यान रखना कि भाई कोलिनियर वेक्टर्स जो होते हैं ना माय डियर फ्रेंड, वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट क्यों है माय डियर फ्रेंड, आप बताओ? क्योंकि ए को बी के टर्म में लिख पा रहे हो, ए को बी के टर्म में लिख पा रहे हो। देखो, और कोलिनियर वेक्टर्स के केस में कभी स्केलर्स को कंपेयर नहीं करते। कोलिनियर वेक्टर्स के केस में स्केलर्स को कंपेयर नहीं करते। मतलब ये नहीं कह सकते हो कि सर अगर मैं मान लो लिख दूं कि भाई जैसे मान लीजिए अपन ये बोले कि भाई लैम्डा बी है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि भाई ए अपॉन बी, मेरी बात समझ रहे हो? अपन यहां पर लैम्डा को कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब दोनों साइड्स में स्केलर्स को कंपेयर नहीं करते हैं, राइट। जैसे मान लो अगर कहीं पर लिखा, मैं करके दिखाता हूं, जैसे मान लो कहीं पर लिखा होता एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0 वेक्टर, राइट। एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0 वेक्टर। तो अब पब्लिक क्या करती है भाई, ठीक है, इसको लिख देती है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, और x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है इफ a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर। ध्यान रखना भाई, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में डिस्कस करता हूं यार, जहां पे पब्लिक मिस्टेक करती है। ये सिर्फ तभी वैलिड है, ये सिर्फ देखो, ये सिर्फ तभी वैलिड है माय डियर फ्रेंड, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया से एकदम नोट कर लो, ये तभी वैलिड है जब a और b लीनियरली इंडिपेंडेंट होते। कैसे होते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट, नॉन कोलिनियर होते हैं, राइट। तो दिस सिस्टम फिर से बताता हूं, एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0 है। कुछ लोगों को झटका लगा है, बोले कि सर ये क्या कर दिया आपने, हम तो जीवन से ऐसा ही करते आ रहे हैं। वो जीवन से इसलिए ऐसा करते आ रहे हैं क्योंकि आई कैप और जे कैप नॉन कोलिनियर होते हैं, इसलिए अपन आई कैप और जे कैप के स्केलर्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो आप ये याद रखो कि लीनियरली डिपेंडेंट है स्केलर्स ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स, स्केलर्स ऑफ, है ना। ये मैं आई कैप जे कैप हटा देता हूं, आई कैप जे कैप नहीं, यहां पर अपन क्या लिखना चाह रहे हैं, एक्चुअली अपन ए कैप ए ले रहे हैं ना, 0 इंटू ए प्लस 0 इंटू बी, ऐसे लिखो, है ना, ऐसे लिख लो, ठीक है। तो आई कैप और जे कैप के कंपेयर करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि आई कैप जे कैप नॉन कोलिनियर होते हैं। देखो, एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0 वेक्टर है, तो क्या मैं 0 इंटू ए प्लस 0 इंटू बी लिख सकता हूं? लिख सकते हो। एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, क्या मैं कह सकता हूं? हाँ, कह सकते हो, लेकिन कोलिनियर के केस में नहीं कह सकते। कोलिनियर के केस में नहीं कह सकते। फिर कब कह सकते हैं? तो स्केलर्स ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स कांट बी, लिख लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कांट बी कंपेयर्ड। Why? अब बोलेगा भाई कांट बी कंपेयर्ड, व्हाई? बोलो लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट में ऐसा नहीं होता है, राइट। तो अपन ठीक है, ये कब होगा? जब इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर, है ना, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, देन एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0 अगर लिखा है, तो इट इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू 0 एंड y equal to 0. This is correct statement. This is correct statement. So ठीक है, आप ध्यान रखो कि जो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स के स्केलर्स को कंपेयर किया जा सकता है। नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर लीनियरली, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर लीनियरली इनडिपेंडेंट, है ना। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं माय डियर फ्रेंड। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं, राइट। सो ठीक है, हाल मतलब ये सब कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ही समझो, है ना, आपको आसान रहेगा याद रखना। कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना, कॉन्सेप्ट होगा तगड़ा तो नहीं होगा कोई लफड़ा, तो फिर आपको याद रहेगा। तो ना, बस इतना सा ध्यान रखो, दो चीजें। जैसे मान लो मैंने इसको फर्स्ट पॉइंट बोल देता हूं, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज योर सेकेंड पॉइंट। तो इन दोनों चीजों को याद रखना कि आपसे अगर कोई बोले ना यार कि एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0, मान लो रीजन असर्शन में रहता है, असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ गया और आपको ए बी के बारे में कुछ नहीं बता रहा, तो आप क्या बोलोगे? रॉन्ग स्टेटमेंट। इफ इट इज नॉट गिवन दैट ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर, देन दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अगर ए बी को नॉन कोलिनियर बोल रहा है, बड़ा बड़ा, है ना, ए बी को नॉन कोलिनियर बोल रहा है, देन ओनली स्केलर्स कैन बी कंपेयर्ड। क्लियर? तो ये आपका नॉन कोलिनियर वेक्टर्स का फंडा है एंड इट शुड बी
रिमेंबर्ड, राइट। तो ये नॉन कोलिनियर वेक्टर्स का फंडा है। बाइसेक्टर्स की अपन बात करते हैं तो इस क्या ये क्लियर है माय फ्रेंड? तो कोलिनियर वेक्टर्स में क्या करना है, बोलो कोलिनियर वेक्टर्स में क्या करना है? एक को दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिखना है, एक को दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिखना, फिर आई कैप जे कैप के स्केलर्स को कंपेयर करना। जैसे ए वेक्टर अपने को दिया है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ए वेक्टर अपने को गिवन है लाइक a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, है ना। और यहां से लैम्डा b वेक्टर दिया है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो जब आप इसको लिखोगे ना बाय डिफरेंट, तो इसमें a1 इक्वल्स टू लैम्डा b1, a2 इक्वल टू लैम्डा b2, a3 इक्वल टू लैम्डा b3, ये कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि i कैप j कैप k कैप नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है। नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के स्केलर्स को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन कोप्लेनर के नहीं कर सकते, राइट। तो वहां पर भी यही फंडा होता है। एनीवेज, तो देखो बाइसेक्टर्स की बात करते हैं। तो बाइसेक्टर के केस में, है ना, बाइसेक्टर्स की बात करें अगर अपन, चलो यहां कर देता हूं ना, तो यहां पर ठीक है बाइसेक्टर्स की बात करते हैं। तो अगर किसी भी केस में बाइसेक्टर्स अपने को डिफाइन करना है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल, है ना, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो देखो मैं आपको बताता हूं, बाइसेक्टर के केस में ये ध्यान रखना, पब्लिक एक छोटी सी मिस्टेक क्या करती है कि भी वो पैरेललोग्राम, जैसे मान लीजिए एक पैरेललोग्राम आपने बनाया, राइट, दिस इज योर पैरेललोग्राम, से ठीक है, दिस इज ए बी सी डी, है ना, एक पैरेललोग्राम अपने पास है। बहुत ध्यान से सुना, है ना, बहुत ध्यान से सुना, बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं, राइट। तब अगर ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो अब मान लेते हैं भाई ठीक है, देखो अपन ने ए के अलोंग एक वेक्टर बना लिया ए वेक्टर, इसके अलोंग एक वेक्टर बना लिया बी वेक्टर। तो जो ए सी वेक्टर होगा, ये दुनिया को पता है, ये दुनिया को पता है कि जो ए सी वेक्टर है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। तो क्या ए सी बाइसेक्टर होगा? बताओ जी, क्या एसी बाइसेक्टर होगा? पब्लिक एसी को बाइसेक्टर मान लेती है। पब्लिक क्या करती है यार, एसी को बाइसेक्टर मान लेती है। एसी इज नॉट द बाइसेक्टर। पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी नहीं होती है एंगल बाइसेक्ट करने की, ये प्रॉपर्टी किसकी है? रोम्बस की, रोम्बस की प्रॉपर्टी है। तो फिर क्या करें भैया, फिर क्या करें? तो करना क्या है कि भाई इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर कट कर लो, इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर कट करो ए कैप, और इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर कट करो बी कैप, राइट। और यहां से एक रोम्बस बना लो, यहां से एक रोम्बस बना लो, और उस रोम्बस का जो डायगोनल होगा, उस रोम्बस का जो डायगोनल होगा वो बाइसेक्टर B1 होगा, वो बाइसेक्टर होगा। तो यहां से आप बाइसेक्टर डिफाइन कर सकते हो, B1 बाइसेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स। अब क्योंकि बाइसेक्टर के पैरेलल है, बाइसेक्टर के कोलिनियर है, तो अपन यहां से ठीक है बाइसेक्टर लैम्डा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कोलिनियर है, तो ए कैप प्लस बी कैप। अब इसी में अगर आप अपोजिट साइड में चले जाओ, अब अगर इसी को भाई अपोजिट साइड में ले जाओगे तो ये आपका माइनस ए बन जाएगा, और यहां से भी एक रोम्बस बना सकते हो। तो ये जो दूसरा वाला बाइसेक्टर है, से ठीक है, वी कैन से ये जो दूसरा वाला बाइसेक्टर है ना, ये जो दूसरा है ना, इसी से बनाता हूं येलो से, तो ये जो दूसरा बाइसेक्टर है माय डियर फ्रेंड, ये जो बाइसेक्टर अपने पास आ रहा है जिसको अपन B2 बोल रहे हैं, तो एक्चुअली दो बाइसेक्टर्स है, ए एंगल बी, ए और बी के बीच में, ये इंटरनल बाइसेक्टर है B1, और ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है ना, ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। तो जो B2 है जिसको अपन एक्सटर्नल बाइसेक्टर बोल रहे हैं ना, इसको क्या बोल रहे हैं भाई साहब? एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर, और जो B1 है भाई साहब, जो मेन बाइसेक्टर होता है, जो ज्यादा यूज होता है, वो इंटरनल बाइसेक्टर। तो इंटरनल एक्सटर्नल बाइसेक्टर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भाई एक्सटर्नल बाइसेक्टर अपन अगर निकाले B2, तो वो इक्वल्स हो जाएगा म्यू टाइम्स ए कैप। अच्छा, अपन ने ए को माइनस लिया है ना यार, ए और बी में से कोई भी माइनस ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे भाई? बी कैप माइनस ए कैप, बी कैप माइनस ए कैप। तो ऐसे दो बाइसेक्टर्स आते हैं। कितने बाइसेक्टर्स आते हैं? दो। अरे भाई साहब कॉन्सेप्ट तो तगड़ा रखना ही है यार, है ना, जे एडवांस तक कॉन्सेप्ट काम आना चाहिए। ऐसा कॉन्सेप्ट कर लो कि जे एडवांस तक काम आए ना, फिर अच्छे वाले प्रॉब्लम्स कर ले तो जे एडवांस का काम चला। अभी जेई मेन के लिए अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाइसेक्टर्स वगैरह पे जो क्वेश्चन आते हैं तो आपको सिंपल इतना सा समझना है कि यूनिट वेक्टर्स यूज करना है। अगर ए बी के बीच के एंगल के बाइसेक्टर की बात करें तो आप क्या करोगे? ए के अलोंग यूनिट वेक्टर, बी के अलोंग यूनिट वेक्टर, दोनों को जोड़ दो और लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो तो बाइसेक्टर आ जाएगा, है ना। और अगर मैं आपको एक और चीज, जैसे मान लो बाइसेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर की बात कर दे, आपसे बोले कि भाई B1 कैप क्या होगा? B1 कैप, B1 कैप, B1 कैप, B2 कैप क्या होगा? तो B1 कैप जो है बाइसेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर, तो वो क्या होगा भाई? वो होगा ए कैप
प्लस बी कैप डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, है ना। इसको तुम याद रख सकते हो, ये क्या होगा भाई, ए कैप प्लस बी कैप, और इसका जो मॉड्यूलस है ना वो आ जाएगा मॉड ऑफ ए कैप स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी कैप स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 टाइम्स 1 इंटू 1 कॉस थीटा, तो वो 2 प्लस ऐसे आ जाएगा कि भाई ठीक है, ऐसे आ रहा होगा ना यार, 1 प्लस 2 टाइम्स कॉस थीटा, ऐसे रूट के बाद, है ना। ये दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। तो जब आप सॉल्व करोगे ना तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा आ जाता है, तो ये एक्चुअली 2 कॉस थीटा बाई 2 बन जाएगा। सिमिलरली मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप जो होगा दैट वुड बी 2 साइन थीटा बाई 2, ये सब थोड़ा याद रख सकते हो, ये टिप्स है, दीज आर टिप्स, है ना। ये टिप्स है कि भाई इसको याद रखो थोड़ा, जैसे याद रखोगे तो अपन के पास क्या है, डायरेक्ट ए कैप प्लस बी कैप 2 कॉस थीटा बाई 2, ये आपका B1 कैप आ जाएगा। सिमिलरली B2 कैप जो होगा दैट वुड बी बी कैप माइनस ए कैप डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा बाई 2, है ना, 2 साइन थीटा बाई 2, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है ना भाई, देखो 1 प्लस कॉस थीटा, उसको लिखोगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, आपको पता है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं कि भाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला लगा रहा है ना। बिल्कुल भी लफड़ा मत करना, है ना, बिल्कुल भी लफड़ा मत करना भाई साहब, क्योंकि लफड़ों से बिल्कुल बचना है, कोई भी लफड़ा नहीं करना है। तो ये बाइसेक्टर्स के अलोंग यूनिट वेक्टर्स आ गए। ये सब क्यों करके दिखा रहा हूं भाई साहब, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स में यूज होता है, राइट भाई। यूनिट वेक्टर्स की जरूरत पड़ जाती है बाइसेक्टर के केस में, तो अपन खटाक से यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, आपका टाइम सेव हो जाएगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो अपन ने देखो कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स कर लिया, है ना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स कर लिए। अब देखो कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स में अपन कोई क्वेश्चन लेके देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, अच्छा कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स में आगे लूंगा, आगे ले लेता हूं क्वेश्चन। एक सेक्शन फार्मूला अपन छोटा सा काम होता है सेक्शन फार्मूला का, वो भी कर लेते हैं। तो सेक्शन फार्मूला एंड सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स, है ना, सेक्शन फार्मूला एंड सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, है ना। कई बार ना ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर, इसमें भी आप लोग फंस जाते हो यार, इसमें भी लफड़े करते हो। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है सबको पता है। सेक्शन फार्मूला बस जस्ट थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूं कि भाई ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, राइट। अगर ये इसको लैम्डा इज टू 1 और m इज टू n में डिवाइड करता है, m इज टू n मत लिया करो, है ना, लैम्डा इज टू 1 लिया करो। अगर मान लो 3 इज टू 4 दिया है तो आप क्या करो 1 इज टू 3/4 ले लो, एक ही बात है। तो 1 इज टू लैम्डा में डिवाइड करता है, ये a दिया है ना, ये अपने पास b दिया है, और c अपने को चाहिए, c अपन को चाहिए। तो क्या करोगे भाई, c इक्वल्स टू लिख सकते हो लैम्डा a, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस b डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। क्लियर। अब अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन होता तो भी कर लोगे ना, वो माइनस साइन आ जाता है। एक्सटर्नल डिवीजन होता कैसे होता भाई, अगर मान लेते दोस्त, ठीक है, चेक कर लो यार, कुछ भी लफड़ा नहीं होना चाहिए। मैं लफड़ों से बहुत डरता हूं यार, और आप लोग ऐसे बड़े बड़े लफड़े करके आते हो और फिर मुझे लगता है कि यार काश कि मैंने ये भी बता दिया होता, राइट। आप लोग ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स करके आते हो माय फ्रेंड, और मतलब कसम से ना ऐसा लगता है कि यार ये मिस्टेक कैसे हो गई भाई, ये मतलब बताया तो था यार, थोड़ा खुल के और बता देता तो शायद ये मिस्टेक इस बच्चे से नहीं होती। तो इसलिए सब कुछ खुल के बता दे रहा हूं यार, है ना, एकदम खुल के बता दे रहा हूं भाई कि कोई भी मिस्टेक मत करना यार, कुछ भी मिस्टेक मत करना। तो ये ए है, ये बी है ना, लास्ट चांस होता है यार, मतलब समझ रहे हो ना। 12th के साथ ट्वेल्थ के साथ अगर इंजीनियर बन गए और जेई फोड़ लिया ना, तो ये सबसे आसान तरीका है सक्सेसफुल होने का। Being an engineer or doctor is the shortest and easiest way to be successful। उसके बाद जो मर्जी करो यार, आईएएस ऑफिसर बनो, है ना, एमबीए करो, जाकर के बाहर यूएस बाहर के किसी भी कंट्री में जाकर के यार पीजी करो, जो साइंटिस्ट बनो, एक्टर बनो, क्रिकेटर बनो, जो करना है करो। इंजीनियर सब करते हैं। ऐसे इंजीनियर्स भी हैं जो एक्टर्स हैं, ऐसे इंजीनियर भी हैं जो क्रिकेटर हैं, ऐसे इंजीनियर जो गेम खेलते हैं, ऐसे इंजीनियर जो डायरेक्टर हैं, ऐसे इंजीनियर्स हैं जो साइंटिस्ट हैं, ऐसे इंजीनियर्स हैं जो बुक ऑथर हैं, चेतन भगत टाइप भी हैं, ऐसे इंजीनियर्स हैं जो बैंक्स में काम करते हैं, ऐसे इंजीनियर्स जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, ऐसे इंजीनियर, मतलब इंजीनियर मतलब यू कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर दिमाग है, ये तुम प्रूव कर चुके हो एक बार, राइट। सो ठीक है, ट्राई टू बी एन इंजीनियर, है ना, फर्स्ट। उसके बाद जो मर्जी मचाना हो लाइफ में मचाते रहो। कहीं किसी ने कोई
कुछ नहीं बोलेगा। पेरेंट्स भी यार खुश हो जाते हैं, पेरेंट्स भी है ना, वो भी चिंता मुक्त हो जाते हैं, उनको भी नहीं लगता बच्चा क्या करेगा, एक बार एनआईटी में चला गया, आईआईटी में चला गया तो भाई लाइफ सिक्योर्ड है। फिर पेरेंट्स की तरफ से आपको प्रेशर या पेरेंट की तरफ से कोई भी बात, ताना, फैमिली में भी थोड़ा रिस्पेक्ट बनता है। शादी वादी में जाते हो तो बताते हो ये चिंटू है ना, आईआईटी बीएचयू में है, ये चिंटू है आईआईटी दिल्ली में है, तो अच्छा लगता है, प्राउड फीलिंग आती है, तो यहां से आपको रिस्पेक्ट भी मिलता है, राइट। सो ठीक है, दैट्स व्हाई ठीक है वी गाइस आर डूइंग दिस सच हार्ड वर्क कि भैया कि अपने को कहीं ना कहीं से बस बनना ही बनना है, राइट। तो अब अगर मैं आपको बोलूं भाई m/n ले लेता हूं, चलो अगर m/n रेशियो ले लूं तो इसका रेशियो अपने को क्या दिया मेरे फ्रेंड, AC/BC इक्वल्स टू AC/BC, है ना। कौन डिवाइड कर रहा है भाई, C, तो C दोनों में आएगा, AC/BC इक्वल्स टू m/n, है ना। एक्सटर्नल डिवीजन है, कैसा डिवीजन है, एक्सटर्नल। तो आप क्या करोगे भाई, m को b से मल्टीप्लाई करोगे, तो m को b से मल्टीप्लाई करा, n को माइनस साइन लगा दो, n को a से मल्टीप्लाई करा, और अगर आपने m पहले लिखा है तो m-n लिख दो, ये आपका c वेक्टर है, क्लियर। और वो रेशियो होगा कैसा, AC डिस्टेंस कैसी होगी भाई, चेक कर लो। तो AC डिस्टेंस ये पूरी डिस्टेंस होगी, AC ये पूरी डिस्टेंस होगी और BC ये डिस्टेंस होगी, राइट। तो इन दोनों डिस्टेंसेस AC और BC, ठीक है, ये m/n अपने को दिया है, क्लियर ना भाई, तो m/n अपन को दिया। ओके, अब सेंटर्स पे आते हैं। सेंटर्स में देखो, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, और इनकी डेफिनेशंस तो आप जानते होंगे, है ना। मैं बस सिर्फ दो प्रॉपर्टीज आपको बढ़िया वाली बताने वाला हूं कि भाई अगर इन सेंटर के केस में ना ABC सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड मैं दो बढ़िया वाली इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी बताने वाला हूं, राइट। मैं बहुत बढ़िया वाली इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी बताने वाला हूं, राइट। तो ये मैंने अलग कर दिया है, ओके। अब देखो ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल अपने को दिया है और मान लेते हैं दोस्त, ठीक है, ये एंगल ए का जो बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है माय फ्रेंड, बाइसेक्टर है ना। बाइसेक्टर तो समझते हो ना यार, जो एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो ये a/2 है और ये भी a/2 है, तो एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसमें एक ध्यान रखना कि जो BD, ये मान लेते हैं C साइड है और इसका लेंथ B के अपोजिट लेंथ B स्मॉल b है और A के अपोजिट लेंथ A है, तो ये जो BC साइड है, कोई भी एंगल का बाइसेक्टर अपोजिट साइड को बाकी दो साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है, बाकी दो साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब जो BD/DC है, BD/DC वुड बी इक्वल्स टू C/B, याद रखो भाई। तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी, किसका प्रॉपर्टी है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का। और इन सेंटर आप जानते हो कि तीनों के एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे तो जहां पर मीट करेंगे वो आई इन सेंटर होगा ना, आई इन सेंटर अपने पास है, जहां पर तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, क्लियर ना भाई। तो ये प्रॉपर्टी याद रखो। क्या प्रॉपर्टी है भाई, कि अगर कभी भी आपसे AD की लेंथ पूछ लेता है ना, जैसे IIT ने पूछा हुआ है ना, जेई ने भी पूछा हुआ है, जेई मेन ने, कि भाई इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की लेंथ बताओ। क्या पूछ रहा है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की लेंथ बताओ, क्लियर भाई। A गिवन है, B गिवन है, C गिवन है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की लेंथ बताओ। तो क्या करोगे, पहले D पॉइंट निकालोगे। D पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे भाई साहब, D पॉइंट निकालने के लिए इसका सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सेक्शन फॉर्मूला के लिए क्या करोगे कि भाई C और C/D के रेशियो में डिवाइड करता है, C/B के रेशियो में डिवाइड करता है। BD/DC इज डिवाइडेड बाय D पॉइंट इन द रेशियो ऑफ C/B। तो जो D पॉइंट है वो अपने पास आ जाएगा। अगर इसका B का कोऑर्डिनेट अपने को पता है, से ठीक है, दिस इज B पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज C पोजीशन वेक्टर, तो यहां से जो D पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर ऑफ D पॉइंट, है ना, कैसे निकालोगे भाई, C/C वेक्टर, मतलब C जो लेंथ है इंटू C वेक्टर प्लस B/B वेक्टर, B/B वेक्टर डिवाइडेड बाय B प्लस C, है ना। जहां पर वेक्टर नहीं लगाया वो लेंथ है, तो ये D का पोजीशन वेक्टर आ गया और A का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं A है, तो जो लेंथ ऑफ AD वेक्टर होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ A वेक्टर माइनस D वेक्टर, है ना। इसको अगर मैं D वेक्टर बोल दूं, राइट, पोजीशन वेक्टर ऑफ D जो है, इसको अपन मॉड लगा देंगे, मॉड लगा दो तो आसानी से ये मॉड ऑफ A माइनस D वेक्टर जो होगा दैट वुड बी AD वेक्टर। कहीं कोई लफड़ा है क्या, चलो जी, बहुत बढ़िया। अब एक और प्रॉपर्टी याद रखो कि भाई कहीं पर सरकम सेंटर को मैं O से डिनोट कर रहा हूं, सेंट्रॉइड जो है माय डियर फ्रेंड उसको मैं G से डिनोट कर रहा हूं, राइट, और ऑर्थो सेंटर को मैं डिनोट कर रहा हूं H से। तो एक प्रॉपर्टी होती है माय डियर फ्रेंड कि भाई कहीं पर भी, है ना, OGH अगर दिए हैं
तो ये जो सेंट्रॉइड है इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड जो है वो लाइन ज्वाइनिंग सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। कर लोगे ना यार। सर्कम सेंटर क्या होता है? साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेंट्रॉइड क्या होता है? मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट? मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। और ऑर्थो सेंटर क्या होता है? एल्टीट्यूड्स के जो ऑल्टीट्यूड्स अपन ड्रॉ करते हैं तो एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर कहलाता है। और एक और प्रॉपर्टी याद रखो मीडियंस के केस में कि भाई अगर ये ट्रायंगल अपने को दिया है और ये आपका ठीक है सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड इसको 2:1 के रेशियो में मीडियन को डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मैं यहां पे सेक्शन फॉर्मूला में मैं सारे जो इंपॉर्टेंट रेशियोज है वो डिस्कस कर रहा हूं आपसे, राइट? तो सेंट्रॉइड जो है ना, ये मीडियन है। ए बी सी ट्रायंगल में ये जो एडी है माय डियर फ्रेंड, एडी इज मीडियन। एडी जो है ना ये मीडियन है और जो जी है वो सेंट्रॉइड है। क्या है माय डियर फ्रेंड? सेंट्रॉइड। तो यहां से जो रेशियो अपने पास आ रहा है, रेशियो जो अपन के पास आ रहा है दैट इज AG:GD, है ना? AG:GD, तो वो क्या होगा? 2:1। तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है ना, AG:2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये एक नेक्स्ट रेशियो है। क्लियर? क्या मेरे ख्याल से बहुत सारा काम अपन ने सेक्शन फॉर्मूला में किया है और ये सारा काम जो है ना बेसिक लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं, और मैं बता रहा हूं ना ये जो बेसिक वेक्टर्स के बेसिक्स है ना, यहां से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट? तो अपन ठीक है यहां पर मेरे ख्याल से ये क्लियर है सभी को। सेक्शन फॉर्मूला और सेंटर है ना, ये सब अपन ने कर लिया, राइट? देखिए एक क्वेश्चन है यहां पर रखा हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि भाई ABC 3 पॉइंट्स अपने को दिए। ये जेईई मेन में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट? तो ये जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में। इसी तरह का सेम क्वेश्चन 2023 में भी आया और एक शिफ्ट में नहीं 2-3 शिफ्ट में आया था, राइट? तो ये 2022-23 ठीक है, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन। इसमें है क्या खास बात यार? कुछ खास बात है। ABC 3 पॉइंट्स अपने को दिए, समझना। ABC 3 पॉइंट्स अपन को दे रखे हैं ट्रायंगल के। मेथड डिस्कस करते हैं पहले। तो ये पॉइंट अपने को गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल, द लेंथ ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ इट्स इंटरनल एंगल एट A। तो भाई ये सिंपल है ना यार, AD पूछ रहा है। ये पॉइंट अपने को दिया है 1, -1, -3। ये पॉइंट B अपन को गिवन है 2, 1, -2 गिवन है। ये अपने को गिवन है C पॉइंट -5, -2, -6 गिवन है, ठीक है? अब देखो AB की जो लेंथ है वो लेंथ मैंने निकाल रखा है, मजदूरी वाला काम कर रखा है। लेंथ तो निकालना आता है ना यार कि भाई रूट अंडर दिस माइनस दिस होल स्क्वायर, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस तो आता होगा ना यार सभी को कि रूट अंडर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर, है ना? इसी से मॉड AB निकालते हैं। दिस इज व्हाट मॉड ऑफ AB वेक्टर। A और B अगर पॉइंट्स अपने को गिवन है, पोजीशन वेक्टर्स अगर गिवन है, तो मॉड ऑफ AB वेक्टर्स पर निकालते हैं ना, इसी को आप मॉड ऑफ B - A भी बोल सकते हो, राइट? तो अपन ठीक है यहां से ये अपने पास आ गया। तो बस सिंपल करना है यार, दिस x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, z2 - z1 होल स्क्वायर। फिर अपने को डिस्टेंस AC चाहिए, तो x3 - x1 होल स्क्वायर, y3 - y1 होल स्क्वायर, z3 - z1 होल स्क्वायर। तो ये AB और AC 2 डिस्टेंस आ गए। AB इक्वल टू कितना आ रहा है लिख लेते हैं भाई, यहाँ पे √6 आ रहा है। AC इक्वल टू कितना आ रहा है? √54 आ रहा है, ठीक है भाई? बोलो जी। तो ये अपन के पास, इसको मैं क्या बोलता हूं? C, है ना? लेंथ C का अपोजिट C कहलाता है, B का अपोजिट B कहलाता है। तो ये जो रेशियो होता है, आपको पता है ना रेशियो कितना होता है? C:B। C:B के रेशियो में इसको डिवाइड करें तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दोगे। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो भैया ये सेक्शन फॉर्मूला लगेगा तो √54 इधर आ गया और ये √6 इधर आ गया, तो बस उसको सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो सही है। तो अपन रेशियो एक बार चेक कर लेते हैं। तो C:B जो रेशियो है दैट इज 1:3। C:B जो रेशियो है दैट इज 1:3। तो इसका मतलब है कि यहां से ये 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो 3 × 2 कैसे करोगे भाई? x अगर कोऑर्डिनेट निकालो, मैं एक कोऑर्डिनेट निकाल के दिखा देता हूं आपको। अगर मान लेते हैं d है, d को मैं x, y, z मान लेता हूं। तो x इक्वल टू जो होगा 3 × 2, 3 × 2 प्लस 1 × -5। तो 1 × -5 डिवाइडेड बाई 3 + 1 4। तो कितना आ रहा है? 6 - 5 तो इक्वल टू 1/4 आ गया। तो यहां से देखो ना यार 1/4 आ रहा है।
ऐसे ही y निकालोगे 5/4 -3 आ जाएगा। तो यहां से जो d पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, ये अपन के पास आ जाता है 1/4 5/4 -3। मतलब आसान है, मजदूरी है सिंपल, जो आपको समझाया ना सिंपल मजदूरी करनी है। तो आपका डी पॉइंट आ गया। अब आप एडी लेंथ निकाल लोगे कि नहीं, बोलो। तो एडी वेक्टर की लेंथ इक्वल्स टू आ जाएगा भाई x - x1 होल स्क्वायर प्लस y - y1 होल स्क्वायर प्लस z - z1 होल स्क्वायर। तो जब एडी की डिस्टेंस निकालोगे तो वो अपन के पास आ जाता है, आई थिंक 3√10/4 आता है। 3 चेक कर लेते हैं एक बार, सेकंड आंसर आता है, राइट, सेकंड इज परफेक्ट आंसर। तो 3√10/4 आ जाएगा। तो आप चेक कर लेना, यहां से आंसर अपन के पास आएगा मॉड एडी इक्वल्स टू 3√10/4। दिस वुड बी योर परफेक्ट आंसर। कैसे निकालोगे, वही है √x - x1 होल स्क्वायर प्लस y - y1 होल स्क्वायर प्लस z - z1 होल स्क्वायर। नेक्स्ट पेटी पर आते हैं, कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स 3 वेक्टर्स। देखो कोप्लेनरिटी की बात कर रहा है, कोप्लेनरिटी की बात कर रहा है, उसमें 3 केस है। ये केस 1 है, यहां प्रॉब्लम पूछता है 4 पॉइंट्स। ये केस 2 है, 3 वेक्टर्स का भी पूछता है, और केस 3 है, 2 लाइंस की भी कोप्लेनरिटी पूछता है। तो मैं तीनों चीजें यही डिस्कस करूंगा, तीनों चीजें यही डिस्कस करूंगा। सो माय डियर फ्रेंड ना, इसमें अपन तीनों केस डिस्कस करने वाले हैं, और इससे ज्यादा कोप्लेनरिटी पे कुछ बनता नहीं है, कोप्लेनरिटी पे ज्यादा कुछ बनता नहीं है। तो मैं एक एक केस लेके आता हूं। पहले तो समझो, देखो कोप्लेनरिटी का मतलब क्या होता है कि भाई सबसे पहले ये ध्यान रखो कि जो कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं ना, वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि उनका जो डिटरमिनेंट होता है वो डेल्टा इक्वल टू 0 होता है। बस आप तो ये याद रखो। अगर कोई भी 3 वेक्टर्स अपने को दिए हैं, पहले ए वेक्टर अपने पास है, से ठीक है, वी कैन से लाइक a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, है ना। बी वेक्टर जो होगा दैट इज से ठीक है b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। यहीं से अगर मैं सी वेक्टर की बात करूं तो c1i कैप प्लस c2j कैप प्लस c3k कैप, राइट। ये 3 वेक्टर्स अपने पास आ गए। अगर तीनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है या कोप्लेनर है, एक ही बात। पहली बात तो समझ लो यार, जो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं वो कोलिनियर और कोप्लेनर होते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट जो होते हैं वो नॉन कोलिनियर और नॉन कोप्लेनर होते हैं। क्या ये क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है साहब, क्लियर। तो अब नेक्स्ट बेटे, एबीसी अगर 3 वेक्टर्स आ गए, तो अगर कोप्लेनर गिवन है या लीनियरली डिपेंडेंट गिवन है, कोप्लेनर या लीनियरली डिपेंडेंट बोले तो सेम बात, कोलिनियर और लीनियरली डिपेंडेंट बोले तो सेम बात, 2 वेक्टर्स में लीनियरली डिपेंडेंट बोले तो कोलिनियर। 2 वेक्टर्स अगर लीनियरली डिपेंडेंट की बात करता हूं, आई थिंक मैंने एक स्लाइड लीनियरली डिपेंडेंट का बना रखा है, तो यहां लिख देता हूं भाई साहब, लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब है, ध्यान रखना, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स इन केस ऑफ 2 वेक्टर्स, इन केस ऑफ 2 वेक्टर्स। अगर 2 वेक्टर्स के केस में अगर लीनियरली डिपेंडेंट बोल रहा है तो वो कोलिनियर होंगे, और A इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स B आपको अप्लाई करना है। मेरे तो सिर्फ वर्किंग रूल्स की बात करता हूं भाई, प्रॉब्लम सॉल्व करने के वर्किंग रूल्स है ये। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो बस ये वर्किंग रूल्स बोलिए, टिप्स बोलिए, इन्हीं पे बात करना है, क्योंकि अल्टीमेटली अपना ऑब्जेक्टिव क्या है माय डियर फ्रेंड? प्रॉब्लम्स को फोड़ना है, राइट। प्रॉब्लम्स को फोड़ना है, ये अपना मेन ऑब्जेक्टिव है। तो जितनी आसानी से अपन प्रॉब्लम फोड़ेंगे, कितनी आसानी, कब फोड़ पाओगे? जब दिमाग में चीजें एकदम सटीक तरीके से बैठी होंगी, एकदम कॉन्क्रीट बैठी होंगी, ना कोई इफ, ना कोई बट, ना कोई लेकिन, ना कोई परंतु, राइट। सिंपल तरीके से चीजें बैठी है, और वही चीजें बिठाने के लिए मैं एक ही चीज को 3-3, 4-4 बार बोल देता हूं, जिससे कि वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाए, राइट। और अगर आपने ढंग से लेक्चर को देखते हैं और उसको एक बार पेन पेपर लेकर के रिवाइज करते हैं, तो कोई ताकत नहीं है कि जो आपको प्रॉब्लम्स करने से रोक सके। मतलब डैम श्योर, राइट। तो अगर मैं कोलिनियर वेक्टर्स की बात करूं, 2 वेक्टर्स, लेकिन अगर 3 वेक्टर्स हो माय डियर फ्रेंड, तो लीनियरली डिपेंडेंट की बात करता है, तो वेक्टर्स कैसे होंगे? कोप्लेनर, कोप्लेनर होंगे, और सिर्फ डेल्टा इक्वल टू 0 यूज करना है। क्या यूज करना है? डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा क्या है मैं अभी बताता हूं। मेरे को लगा पहले मैं इसको भी खत्म ही कर देता हूं साथ साथ, है ना, क्योंकि वहां भी लिखूंगा, यहां भी लिखूंगा, 2 बार करने का जरूरत नहीं है, राइट। अगर इंडिपेंडेंट की बात करता है, इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट का मतलब अगर दो वेक्टर्स हैं तो नॉन कोलिनियर होंगे। अगर टू वेक्टर्स हैं टू वेक्टर्स, ठीक है, तो इसका मतलब नॉन कोलिनियर होंगे। और नॉन कोलिनियर होंगे और उनके जो स्केलर्स हैं उनको कंपेयर कर सकते हो, ये वैलिड स्टेटमेंट है। ये आपका केस 1 आ गया नॉन कोलिनियर के केस। अगर थ्री वेक्टर्स, टू वेक्टर्स होते हैं, नॉन कोलिनियर होते हैं। और एक और चीज बता देता हूं, ये नॉन कोलिनियर वेक्टर मिलकर के एक प्लेन बनाते हैं, जैसे आई कैप जे कैप, ये मिलकर के एक प्लेन बनाते हैं, दे फिक्स अ प्लेन, राइट। थ्री वेक्टर्स अगर हैं, सुन लो ध्यान से सुन लो, तो थ्री वेक्टर्स है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो नॉन कोप्लैनर है। एक ही बात है, नॉन कोप्लैनर है या लीनियरली इंडिपेंडेंट। और नॉन कोप्लैनर वेक्टर्स जो हैं वो एक सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिस्टम, जैसे आई कैप, जे कैप और के कैप। इसलिए उनके स्केलर्स को कंपेयर किया जा सकता है। तो जैसे मान लो अगर कई बार एक्स ए कैप प्लस वाई बी कैप प्लस जेड सी कैप इक्वल टू 0 रखा है, तो इट मींस एक्स इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0, मतलब तीनों अलग अलग 0 होंगे, राइट। तो ये नॉन कोप्लैनर वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, कोप्लैनर और कोलिनियर वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। क्या बात है, राइट। अब आपको और बढ़िया से समझ आएगा कोप्लैनरिटी। और ये देखो नॉन कोलिनियर और नॉन कोप्लैनर वेक्टर्स, ये भी अपन ने कर लिया है ना। नॉन कोलिनियर वेक्टर्स और नॉन कोप्लैनर वेक्टर्स, इनके केस में ये लीनियरली डिपेंडेंट, तो ये भी काम अपन ने कर लिया है माय डियर फ्रेंड, राइट। तो अब अपन आते हैं कोप्लैनरिटी फॉर 4 पॉइंट्स। समझना, अब बिल्कुल बस ध्यान से समझना कि भाई अगर एबीसी कोप्लैनर वेक्टर्स दिए हैं तो इनके रेस्पेक्ट में एक डेल्टा क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? डेल्टा। वो डेल्टा क्या होता है माय डियर फ्रेंड? फर्स्ट रो में कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर रखते हैं, a1 a2 a3, राइट। सेकंड रो में कोफिशिएंट्स ऑफ सेकंड वेक्टर रखते हैं, b1 b2 b3, राइट। और इसी तरह से c1 c2 और c3। और अगर वेक्टर्स कोप्लैनर है तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, डेल्टा इक्वल टू 0 होना चाहिए। और एक और चीज भी लिख सकते हो कि भाई ए वेक्टर जो है ना वो दूसरे दो वेक्टर्स के टर्म में लिखा जा सकता है। तो ए वेक्टर इक्वल्स टू एक्स बी वेक्टर प्लस वाई सी वेक्टर्स लिखते हैं, राइट, वेयर एक्स एंड वाई बोथ आर नॉट इक्वल टू 0 टुगेदर, not all 0, तो ऑल और नॉट 0, राइट। तो यहां से ए और इसीलिए इसको डिपेंडेंट कहा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि ए जो है वो बी और सी के टर्म में लिखा जा सकता है। अगर तीन वेक्टर्स कोप्लैनर है तो किसी भी एक वेक्टर को दूसरे दो वेक्टर्स के टर्म में लिख सकते हो। दैट इज व्हाई द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट कॉम्बिनेशन, राइट। और इसलिए देखो कोलिनियर में भी यही था कि एक वेक्टर को दूसरे का स्केलर मल्टीपल लिखा था, इसलिए वो लीनियर कॉम्बिनेशन डिपेंडेंट था। यहां पर भी आपने क्या करा? एक वेक्टर को दूसरे दो वेक्टर्स के टर्म में लिखा है, एक्स बी प्लस वाई सी, इसलिए ये कॉम्बिनेशन लीनियरली डिपेंडेंट है, दैट इज वाई। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे करोगे तो लेंदी पड़ता है कि आई कैप जे कैप के कैप लिखते हैं, यहां भी आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में वेक्टर आएगा, यहां पर भी आई कैप जे कैप के वेक्टर में वेक्टर आएगा। फिर उनके स्केलर्स को कंपेयर करोगे तो तीन इक्वेशंस बनेंगी, फिर दो इक्वेशन से एक्स वाई निकालोगे और तीसरे में पुट करोगे। अगर वो तीसरी इक्वेशन को सैटिस्फाई कर जाता है तो वेक्टर्स कोप्लैनर होंगे, अदरवाइज नॉन कोप्लैनर होंगे। तो दिस इज अ लेंदी अप्रोच, राइट। लेंदी अप्रोच है और इतना काम करने की जरूरत नहीं, इसलिए सीधा डेल्टा इक्वल टू 0 अपने को करना चाहिए। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ठीक है, एंड देखो अब अपन आ जाते हैं केस 1। ये तो केस 2 हो गया। क्या हो गया भाई? ये केस 2 है। दिस इज व्हाट? केस 2। एक तरीके से तीन वेक्टर्स दिए थे और अपन ने उनकी कोप्लैरिटी की बात कर रहे हैं। देखो केस 2 से ही सब सॉल्व होता है। अगर मान लो केस 1 दिया होता है, राइट, अगर मान लेते हैं भाई केस 1 है। केस 1 क्या है कि भाई एबीसीडी पॉइंट्स गिवन है, ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है, सी पॉइंट गिवन है और डी पॉइंट्स गिवन है। तो पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 4 पॉइंट्स ये अपने को गिवन है, राइट। अगर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 4 पॉइंट्स अपने को गिवन है तो क्या करते हैं भाई? ए बी वेक्टर बनाते हैं। स्टेप समझना, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर। 4 पॉइंट्स से 3 वेक्टर्स बना लो, 4 पॉइंट्स से 3 वेक्टर्स बना लो और फिर उसके बाद केस 1 वाला रूल लगा लो, केस 1 वाला रूल
लगा लो। क्लियर है ना भाई? ओके क्लियर, ऑल क्लियर नहीं, ओनली क्लियर, राइट? तो भाई ठीक है, क्लियर होना चाहिए, है ना? कितना बढ़िया है, आराम से कर सकते हो। 4 पॉइंट्स दिए थे तो ए बी, बी माइनस ए बी क्या होता है भाई? बी माइनस ए सी क्या होता है भाई? सी माइनस ए डी क्या होता है भाई? डी माइनस ए। करके ये 3 वेक्टर्स निकाल लेंगे, 3 वेक्टर्स आ जाएंगे ऐसे ही। ये ए बी आ गया, ए सी आ गया, ए डी आ गया, ऐसे 3 वेक्टर्स आ गए। खटाक से डेल्टा में जमा देना, डेल्टा में जमा करके इक्वल टू 0 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई अल्फा फंसा रखा होगा। जैसे क्या होगा कि यहाँ पे 9 स्केलर्स हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये 9 स्केलर्स हैं। 9 स्केलर्स में से 8 स्केलर्स आपको दे देगा और कहीं पर एक लैम्डा, अल्फा, बीटा कुछ भी फंसा देगा, एक अननोन को ही फंसा देगा। तो एक अननोन आपको नहीं देगा और बोलेगा अल्फा का, बीटा का, लैम्डा का वैल्यू बताओ, किसी एक का, राइट? या तो अल्फा, बीटा, लैम्डा जो भी फंसा होगा उसकी वैल्यू बताओ। अगर 3 वेक्टर्स को प्लानर है, अगर 4 पॉइंट्स को प्लानर है, अगर 2 लाइंस को प्लानर है, तो खट से डेल्टा में जमाना, डेल्टा में सजाना, डेल्टा को सॉल्व करना। जैसे ही सॉल्व करोगे इक्वल टू 0 रख करके वो खट 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 करके वो स्केलर आपके सामने आ जाएगा, प्रॉब्लम दम तोड़ देगा, आपके 4 नंबर आ जाएंगे। सिंपल तो है। क्लियर? तो भाई ठीक, अपन यहां पर प्रॉब्लम का दम निकाल देते हैं। क्लियर? तो अब देखो जी, ठीक, अपन बात करते हैं, ये तो केस 1 वाली बात हो गई, तो यहां से ये केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया, राइट? अभी अपन आ जाते हैं केस 3 में। तो केस 3 की अगर मैं बात करूं, समझिए ध्यान से, तो केस 3 की अगर मैं बात करता हूं, केस 3, तो केस 3 क्या है भाई? 2 लाइंस गिवन है। 2 लाइंस अगर पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है, स्क्यू नहीं होनी चाहिए ना। 2 लाइंस अगर पैरेलल है और इंटरसेक्टिंग है, अगर इन दोनों में से कुछ भी है तो वो कोप्लानर होते हैं। कैसे होते हैं? कोप्लानर। अगर मान लीजिए कोई भी लाइन L1 आपको गिवन है, समझिएगा L1 और L2 लाइंस अगर गिवन है, तो गिवन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। गिवन L1 लाइन अगर गिवन होगी तो इस पर एक पॉइंट गिवन होगा, इस पर एक पॉइंट गिवन है और इसके पैरेलल एक वेक्टर गिवन है। ऐसे L2 लाइन गिवन है तो इस पर एक पॉइंट गिवन है, राइट? बी मान लेते हैं, इसके एक पॉइंट गिवन है, कुछ और मान लेते हैं ना, से ठीक है, इस पर एक पॉइंट गिवन है, मान लेते हैं P मान लेते हैं, राइट? P पॉइंट एक गिवन है और एक वेक्टर इसके अलोंग गिवन है Q, है ना? इसके पैरेलल एक वेक्टर गिवन है। तो देखो, अगर L1 लाइन गिवन है तो उस पर एक पॉइंट गिवन है, उसके पैरेलल एक वेक्टर गिवन है, क्योंकि ऐसा ही होगा ना यार। अगर मान लीजिए ये L1 लाइन है तो इस पर एक पॉइंट गिवन होगा A और इसके पैरेलल एक वेक्टर गिवन होगा, तभी तो इसकी डायरेक्शन फिक्स्ड होगी और एक पॉइंट से पास हो रहा होगा तो ये L1 कहलाएगा, राइट? ऐसे ही L2 की बात जब आप करोगे, अगर मैं L2 की बात करूं तो L2 लाइन अगर बनाते हो तो L2 लाइन जो है ना, बोल रहा है भाई P पॉइंट से पास होता है और Q वेक्टर के पैरेलल है, राइट? तो ये आपका L2 लाइन आ गया। से ठीक है, दिस इज योर L2 लाइन। क्या बात है, मजा आ गया भाई। तो अब देखो, अब अपन क्या करते हैं भाई, यहां पर भी 3 वेक्टर्स चाहिए, तो एक वेक्टर फर्स्ट वेक्टर तो B आ गया, B ये अपने को पता है। सेकंड वेक्टर अपने को Q पता है, राइट? ये भी अपन को पता है, ये भी अपन को पता है, क्वेश्चन मांगे पता है एक्चुअली, राइट? तो ये भी अपने को पता है भाई, ये भी अपन को पता है। तो B वेक्टर भी अपने को पता है और ये भी अपन को Q वेक्टर भी पता है। और तीसरा वेक्टर ना आपको बनाना पड़ता है। तीसरा वेक्टर AP, A पॉइंट पता है, P पॉइंट पता है, तो यहां से तीसरा वेक्टर क्रिएट कर लो, P माइनस A। आएंगे क्वेश्चंस में ना, चिंता मत कर रहा। तो यहां पर भी 3 वेक्टर्स आ गए, 3 वेक्टर्स आ गए खट से। इसके बाद आप केस 1 में चले जाओ, फिर से वही बात है, केस 1। इसके बाद अपन कहां प्रोसीड करेंगे? केस 1 प्रोसीड करना है। क्या प्रोसीड करना है? केस 1। तो 3 वेक्टर्स आ गया, तो B वेक्टर आ रहा होगा, उसके स्केलर्स जमा दो। Q वेक्टर आ रहा होगा, उसके स्केलर्स जमा दो, B1 B2 B3, Q1 Q2 Q3, राइट? और तीसरा जो है AP जब निकालोगे तो P1 माइनस A1, P2 माइनस A2, P3 माइनस A3, ये तीसरा वेक्टर, तीसरी रो आ जाएगी। खटाक से डेल्टा इक्वल टू 0 करोगे, जहां पर भी अननोन फंसा होगा वो खट से निकल के आ जाएगा, राइट? सो ठीक है, अपन ने तीनों चीजें कर ली भाई। कोप्लानरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स बोले, कोप्लानरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स बोले, या कोप्लानरिटी ऑफ 2 लाइंस बोले, तीनों चीजें अपन फोड़ सकते हैं भाई। कोप्लानर मतलब लीनियरली डिपेंडेंट बोले तो डेल्टा इक्वल टू 0। क्या बात है, राइट? तो अपन आते हैं भाई, ठीक है, लीनियरली ये नॉन कोलिनियर वेक्टर्स और नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, बस इसमें इतना ध्यान रखो भैया, ये प्लेन फिक्स करता है। नॉन कोप्लानर वेक्टर्स की बात करें भैया तो ये सिस्टम फिक्स करता है। और अगर कहीं पर XA प्लस YB इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो X इक्वल टू 0 और Y इक्वल टू 0 सिर्फ नॉन कोलिनियर के केस में वैलिड होता है, क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है।
और सिस्टम अगर कहीं पर है तो आई कैप, जे कैप, के कैप की तरह तीन वेक्टर्स मिलकर के, एक नॉन कोप्लानर तीन वेक्टर्स मिलकर के एक सिस्टम फिक्स करते हैं और इनको बेस वेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस वेक्टर्स। तो ये बेस वेक्टर्स ऐसे एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 0 वेक्टर, तो यहां पर भी x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 कंपेयर करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो जी, अपन आते हैं क्वेश्चन में। देखो अपन के पास देखो क्या दिया, लेट अल्फा एंड बीटा बी टू गिवन वेक्टर्स वेयर वेक्टर्स ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर। देखो ये क्यों दिया है, वेक्टर ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर, इस पे कोई नजर नहीं मारता है। सबको लगता है यार ये तो दिया ही होता है। तो ए और बी वेक्टर्स अगर नॉन कोलिनियर दिए हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई इनके स्केलर्स को, इनके साथ जो स्केलर्स लिखोगे तो वो स्केलर्स को कंपेयर कर सकते हो, स्केलर्स को कंपेयर कर सकते हो, स्केलर्स कैन बी कंपेयर्ड। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये मैं सच बता रहा हूं। आप ज्यादातर बच्चों से, आप अपने दोस्तों से पूछ लेना, जाना आप अपने दोस्तों से पूछना कि भाई ये नॉन कोलिनियर क्यों दिया हुआ है, ए बी नॉन कोलिनियर का यूज क्या है क्वेश्चन में। अगर वो बता देगा तो भाई मान जाएंगे, राइट। आप 10 दोस्तों से पूछना, कोई नहीं बता पाएगा, तो आप बता दोगे, आप समझ जाओगे। क्यों भैया? क्योंकि एजी सर का है साथ, तो डरने की नहीं है कोई बात। तो देखो जी अपन, ठीक है, ए इज नॉन पैरेलल टू बी, तो स्केलर्स को कंपेयर कर सकते हैं भाई साहब, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि भाई ए अल्फा वेक्टर दिया है, ये बीटा वेक्टर दिया, बी टू गिवन वेक्टर्स वेयर ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, द वैल्यू ऑफ लैम्डा व्हेन व्हिच वेक्टर्स अल्फा एंड बीटा आर कोलिनियर। अल्फा बीटा कैसे दे रहा है? कोलिनियर दे रहा है, और लैम्डा की वैल्यू चाहिए। तो जैसे आपने देखा अल्फा और बीटा कोलिनियर है, रूल लगा दो, अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा पहले से दिया हुआ है, तो अपन स्केलर म्यू मान लेते हैं, राइट। स्केलर को अपन मान लेते हैं म्यू, तो अल्फा इक्वल्स टू म्यू बीटा, अल्फा इक्वल्स टू म्यू बीटा अपन को यूज करना है। क्यों भाई? क्योंकि अल्फा इज गिवन पैरेलल टू बीटा। तो मैंने आपको बोला एक को दूसरे का स्केलर मल्टीपल लिखते हैं। क्या करते हैं? एक को दूसरे का स्केलर मल्टीपल लिखते हैं, लिख देते हैं भैया। तो अल्फा क्या है चेक करो, लैम्डा माइनस 2 इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बीटा 4 लैम्डा माइनस 2 ए वेक्टर प्लस 3 इंटू बी वेक्टर। कंपेयर कर लो। कंपेयर क्यों कर रहे हैं भैया? अच्छा, म्यू तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं यार आपने, म्यू तो मल्टीप्लाई करो भैया। तो इसको अच्छे से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्या करते हैं, थोड़ा डिफरेंट कलर से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। म्यू, ठीक है, म्यू मल्टीप्लाई करते हैं। अब कंपेयर कर लो। तो कंपेयर जब करोगे आप, जब कंपेयरिंग बोथ द साइड्स है ना, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स स्केलर्स ऑफ ए एंड बी, तो आएगा भाई लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू म्यू टाइम्स, राइट, 4 लैम्डा माइनस 2। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, बी के स्केलर को कंपेयर कर लो, तो 1 इक्वल्स टू व्हाट, 3 म्यू। तो 1 इक्वल्स टू 3 म्यू, तो यहां से म्यू इक्वल्स टू 1/3 आ गया। ये म्यू इक्वल टू 1/3 उठा के इसमें पुट कर दो, तो 1/3 पुट करोगे तो क्या आएगा भाई, फर्स्ट से 3 लैम्डा माइनस 6। मैंने क्या करा यार, वो 1/3 रखा, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 लैम्डा माइनस 6 आ गया, 4 लैम्डा माइनस 2। तो जब आप आगे सॉल्व करोगे तो लैम्डा उधर ले जाता हूं यार, तो लैम्डा इक्वल्स टू, इसको इधर ले आता हूं भाई, लैम्डा इक्वल टू -4, लैम्डा इक्वल टू -4 शुड बी योर आंसर। इज इट देयर? 4 शुड बी योर आंसर, राइट। तो 4 आपका आंसर आएगा, चेक कर लेते हैं भाई। तो 4th इज योर आंसर। तो -1, ये जो लैम्डा इक्वल्स टू है, लैम्डा इक्वल टू -4 आ रहा है, 4th आपका आंसर। तो क्या ये क्वेश्चन क्लियर है भाई? जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज ही ले रहा हूं मैं, कई बार बता चुका हूं, सारे पीवाईक्यूज है, जिससे आपको ये आइडिया लगे कि भाई इतने आसान या इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, कितने डिफिकल्ट होते हैं, उनको कैसे करना होता है, क्या क्या थ्योरी में चाहिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो उन्हीं सब के लिए प्रयास कर रहे हैं और कोशिश है हमारी कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करा सके। और मैं दावा करता हूं अगर आप सारे लेक्चर्स को करते हो और थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते हुए साथ में जाते हो, पीवाईक्यूज वगैरह थोड़ा साथ में सॉल्व करते हो, क्योंकि सॉल्व अगर खुद से नहीं करोगे ना 15-20 प्रॉब्लम, तो काम नहीं बनेगा। मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, उनको रिवाइज करो, उनको भी सॉल्व करके देखो और 5-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व कर लो, 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व कर लो, बस काम हो जाएगा। फिर कोई दिक्कत डरने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेन में, बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो यही सारे क्वेश्चंस आपको दोबारा देखने को मिलने वाले हैं ना आपके एग्जाम शिफ्ट में। सो लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट अपन ने कर लिया है।
और ये एक क्वेश्चन आ गया भाई, ठीक है, एक लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पर भी क्वेश्चन करते हैं, राइट। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ए दिया है भाई, बी दिया है, एक्स वाई जेड तीन अननोन फंसा रखे हैं, एक एक्स फंसा रखा है यहां पर, एक वाई और जेड फंसा रखे हैं यहां पर, ठीक है। तो एक्स वाई जेड तीन अननोन्स की बात कर रहा है, आर लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट बोले तो दोनों वेक्टर, दो वेक्टर्स दिए, तो मैंने क्या समझाया था आपको, दो वेक्टर्स अगर दिए हैं और लीनियरली डिपेंडेंट की बात कर रहा है तो वेक्टर्स कैसे होंगे, कोलिनियर। अगर वेक्टर्स कोलिनियर है तो मैंने आपको क्या समझाया कि एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा, तो इसका ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी होगा। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ाया ही नहीं है ना यार, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो वही लगाओ ना यार जो पता है कि नहीं, बोलिए, राइट। तो अपन ए इक्वल्स टू लैम्डा बी लगा देंगे भाई, चलो जी, इससे एकदम एल्गोरिदम क्लियर है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई स्क्वायर बाई जेड, ठीक है, देख लेंगे यार, तुझे भी देख लेंगे, है ना, बाद में देखते हैं। ये जो वैल्यू है वो बाद की बात है, पहले तो ए इक्वल टू लैम्डा बी लिखते हैं जो पता है अपने को। तो एक्स आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, ए आ गया, इक्वल्स टू लैम्डा टाइम आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप, ये आ गया, राइट। अब देखो अपन कंपेयरिंग द स्केलर्स, कंपेयरिंग द स्केलर्स क्यों कर रहे हैं, आई जे के कैसे होते हैं, नॉन कोप्लानर, कैसे होते हैं, नॉन कोप्लानर, क्या होते हैं, बेस वेक्टर्स, कैसे होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। दैट इज व्हाई देयर स्केलर्स आर कंपेयर्ड फॉर बोथ द साइड्स। सिंपल कॉन्सेप्ट है, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई अगर यहां पर x इक्वल टू लैम्डा आ गया भैया, फर्स्ट इक्वेशन, -2 इक्वल्स टू लैम्डा y आ गया, चलो जी चेक करते रहना भैया, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 5 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा z आ गया, राइट। अब ये तीन इक्वेशन है, कितनी इक्वेशन है भाई, तीन। चाहिए क्या अपने को, चाहिए क्या भाई, चाहिए क्या, ये देखते हैं भाई, चाहिए क्या अपने को, अपने को चाहिए एक्स वाई स्क्वेयर बाई जेड, राइट। तो अब अपन क्या करते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यूज लैम्डा के टर्म में रख देते हैं, हो सकता है लैम्डा कट जाएगा, है ना, आपस में, और कुछ स्केलर क्वांटिटी बचेगी जो आपका आंसर होगा। तो चलते हैं भैया, पुट करते हैं, और कोई ऑप्शन भी नहीं है अपने पास, यही दिख रहा है लैम्डा। y इक्वल टू कितना रहा है, -2 बाई लैम्डा, तो -2 बाई लैम्डा होल स्क्वायर, चलो जी भाई z पुट कर देते हैं। z क्या है, z है -5 बाई लैम्डा, तो -5 बाई लैम्डा। अब जरा चेक करो भाई, ये लैम्डा ऊपर जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, ये लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, हा, क्या बात, मजा आ गया। और आंसर आ रहा है -4/5, चेक कर लो भाई, -4/5, दिस मस्ट बी योर परफेक्ट आंसर, राइट। तो दिस, ठीक है, फोर्थ शुड बी योर आंसर, फोर्थ इज योर आंसर। चेक कर लो एक बार फटाफट कि भाई एक्स अपन ने कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स लगाया, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट थे मतलब कोलिनियर थे, कोलिनियर मतलब एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल था, एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल था। जब आपने स्केलर मल्टीपल के लिए कंपेयर किया तो a इक्वल्स टू लैम्डा भी जब आपने लगाया तो ये आया, और उससे आई कैप जे कैप के कैप के स्केलर्स को कंपेयर किया, एक्स वाई जेड तीनों को लैम्डा के टर्म में पुट किया, लैम्डा लैम्डा कट गया, -4/5 बच गया और आपका आंसर आ गया। चलो जी नेक्स्ट बेटी का बनाते हैं। नेक्स्ट ये जो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, यहां से अपन नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा दैट वुड बी स्टार्टेड फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, राइट। ओके, बाय बाय, लव यू, मचाते रहो, फोड़ते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हार्ड वर्क करोगे तो पक्का मिलेगा, जो आप डिजर्व करते होगे उससे 19-20 हो सकता है, लेकिन पक्का मिलेगा। अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे तो ये डेड श्योर है कि पक्का कुछ नहीं मिलेगा। तो हार्ड वर्क करने वालों की ही जीत होती है, जो हार्ड वर्क नहीं करते वो पक्का हारते हैं। हो सकता है हार्ड वर्क करने के बाद जीत थोड़ी अधूरी हो, कम हो, थोड़ी उतनी ना हो जितनी अपन एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हो सकता है हमारे हार्ड वर्क में कमी रही हो। इसलिए हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट हार्ड वर्क करिए। स्मार्ट हार्ड वर्क का मतलब है जो आपके टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, जिनसे आप पढ़ रहे हैं, उन पे बिलीफ रखिए, फेथ रखिए, सिस्टम पर फेथ रखिए, और जितना काम आपसे कहा जा रहा है उतना काम करिए, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उनको बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत काम किया हुआ है। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़िए, उसको घर जाकर के अच्छे से 2 बार रिवाइज करिए, मतलब घर पे ही हो आप पढ़िए फिर रिवाइज करिए उसको, और जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं उसको फिर से एक बार अपने पेन कॉपी लेकर के सॉल्व करिए, और कुछ नए क्वेश्चंस 5-10 PYQs एक्स्ट्रा करिए। जैसे वेक्टर्स इन 3D है तो इसमें
20 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करिए। मैं आपको 30-40 क्वेश्चंस कराऊंगा, आप 20 क्वेश्चंस और करिए एक्स्ट्रा, उन 30-40 को पेन पेपर पे करिए, फिर 20 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करिए। वहां से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको अच्छा लगेगा और बहुत जल्दी आप जेई मेन को क्रैक करके मचा दोगे। राइट, सो ठीक है, अपन मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक लव यू, बाय बाय।